इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने ये कहते हुए आपकी एप्लीकेशन खारिज ना की हो, ये साहब ये गिरीश रामचंद्र देश पांडे के आलोक में इंफॉर्मेशन जो है वो आपको नहीं दी जा सकती। और इसी चीजों को बहुत गौर से हमने बहुत शुरू से पढ़ा, उसको एनालाइज किया और उसके बाद एक कंक्लूजन तक पहुंचे कि इस जजमेंट का क्या ये जजमेंट हर तरह से हमारे अगेंस्ट है, या इस जजमेंट में ऐसा कोई रास्ता है जो आपके लिए मुफीद हो, मेरे लिए मुफीद हो, या बाकी सब लोगों के लिए काम की चीज हो। लिहाजा बहुत मंथन से और बहुत रिसर्च लेवल तक के अगर आप काम की बात करें तो उस लेवल तक इसको विचार किया गया, और विचार करने के बाद हमने कोर कमेटी के आदेश पर हम सब ने ये डिसाइड किया कि इस पर हम बात करें कि साहब इस सारे पूरे मामले में कहाँ क्या हो सकता है। तो कंक्लूजन जो निकला वो निकला कि इस पर एक पीपीटी तैयार की जाए, और पीपीटी प्रेजेंटेशन है उसके थ्रू आप सब लोग रूबरू हो आ जाए, और फिर आप सब लोगों को इस बारे में हम एक डिस्कस करें बेसिकली। अगर मेरी स्लाइड ठीक से आपको स्क्रीन पे दिख पा रही है तो प्लीज मुझे कोई रिस्पॉन्ड करें। मैंने कॉमनली म्यूट कर दिया है सबको, मेरे ख्याल से आप देख पा रहे होंगे। हाँ जी दिख रही है, नजर आ रही है, साफ नजर आ रही है, बिल्कुल तो साफ नजर आ रहा है। जो साथी हैं तो उनका टॉपिक है आज का सूचना का अधिकार अधिनियम और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट, गिरीश रामचंद्र देश पांडे बनाम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर्स। और लेफ्ट में आपको ग्रुप का वेबसाइट का लोगो, और लेफ्ट में आपको फिर ग्रुप का लोगो भी दिख रहा है, और फॉर्मल सा ये इंट्रोडक्शन और फोटो। राव साहब ने पिछली बार कहा कि फोटो पिछली बार जो थी वो जरा इमेच्योर थी, तो अब की बार मैं थोड़ी सी मेच्योर फोटो लगा देता हूँ, और ये थोड़ी करंट है। और आज इस पूरी स्लाइड पर हम बात करें तो दो खास शख्सियत हैं जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक वो जिनकी वजह से मैं आपके सामने किसी भी लीगल इशू पर बात करने के काबिल हुआ, मेरे लॉर्ड गुरु यानी गुरु और भगवान जैसे श्री महेश कुमार पटेल एडवोकेट सीकर से हमारे बॉस, और श्री राव धनवीर सिंह साहब जिनकी प्रेरणा से और इंस्पिरेशन से मुझे आपके साथ इस ग्रुप में काम करने का भी मौका मिला। और जहां तक आरटीआई पर काम का सवाल है तो मेरे काम का ऑलमोस्ट भाग जो है वो सारा इनकी ब्लेसिंग से और इनकी गाइडलाइन पे, और जो एडवांस टूल्स आप अगर आज की इस पीपीटी पे बात करें तो ये हाईली रिकमेंडेड है इन दोनों की ओर से, अंडर गाइडेंस ऑफ श्री महेश कुमार पटेल साहब एंड विद ब्लेसिंग्स एंड ऑर्डर ऑफ श्री राव धनवीर सिंह साहब। देखिए, गिरीश रामचंद्र देश पांडे जजमेंट आप में से मुझ में से किसी से भी अनजान नहीं है। 2012 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इसको डिसाइड किया था, और बेसिकली हम में से ऐसे बहुत सारे लोग, और मैं तो कहूं कि आप में से 30 से 90% लोग। क्या आवाज नहीं आ पा रही है? आवाज कट रही है। आप में से मुझ में से 80 से 90% लोग ऐसे होंगे जिनको जवाब में पीआईओ लिखता है कि गिरीश रामचंद्र देश पांडे सुप्रीम कोर्ट के फला फला जजमेंट की रोशनी में ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जा सकती, और 70-80% लोग तो फील्ड छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं कि चलो सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन आ गई, अपन कुछ नहीं कर सकते। या प्रथम अपील आप कर भी देते हैं तो उसके बाद आप कुछ नहीं बोलते। आप में से ईमानदारी से कितने लोग हैं वो आप अपने अंदर झांके, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने गिरीश रामचंद्र देश पांडे जजमेंट को कभी पढ़ने की जहमत उठाई हो, कवायद भी की हो। और जिन जिन को भी जो जो पता है वो लोग अपने अपने मन में झांक लें, देख लें। हम में से इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस जजमेंट को अधिकांश लोगों ने पढ़ाई दी है। एक्चुअली ये मसला क्या था, गिरीश रामचंद्र देश पांडे ने, जो कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीलेंट थे, उन्होंने अकोला के एक जो ऑफिस था, रीजनल ऑफिस था, उस एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव किया, और एक कर्मचारी थे श्री एबी ल्यूट, उनके और उनके बीच में कोई मुकदमेबाजी चल रही थी, और उनको उनके बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी, या उनके पर्सनल जो भी उनको जरूरत थी उसके लिहाज से उन्होंने एक 15 पॉइंटेड एप्लीकेशन को पुटअप किया। पहला पॉइंट उनका ये था कि साहब अपॉइंटमेंट ऑर्डर श्री एबी ल्यूट का जो चाहिए वो मुझे दिया जाए, और उसको पीआईओ ने 3 पन्नों में दिलाया।
यानी अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये बहुत इनिशियल से एस्टेब्लिश्ड है। अब आप किसी भी आदमी का नियुक्ति पत्र किसी भी पीआईओ से मांगते हैं और वो कहता है गिरीश रामचंद्र देश पांडे के अड़चन में आपको नहीं दिया सकता, तो उसका पॉइंट नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का, वो नीचे से दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे जायज ठहराया। और उसके बाद सैलरी डिटेल्स मांगी इसी पॉइंट नंबर 1 में, तो ये कहते हुए मना कर दिया गया कि साहब आपने कोई पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट इसमें शो नहीं किया है अपने आवेदन में और ना ही अपील में। बहुत गौर से सुनिएगा कि ना तो आप अपने आवेदन में आपने ये बताया कि इसमें क्या लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, यानी विस्तृत लोकहित क्या है, ना आपने अपील में बताया, ना हाईकोर्ट को बताया और ना सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को स्टैब्लिश किया गया। लिहाजा ये सेक्शन 81J के तहत जो नीचे से मना किया गया था, ये जवाब सही है। पॉइंट नंबर 2 था कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर का प्रमोशन जो एब्सोल्यूट को मिला, उस ऑफिस ऑर्डर की कॉपी प्रोवाइड की जाए, और 3 नंबर में थी तो वो दे दी गई। उसके बाद जो सैलरी बढ़ी और उसके साथ जो अदर डिडक्शंस वगैरह हुए वो मुझे दिए जाए। जवाब पॉइंट नंबर 1 का जो था ठीक वैसा ही था कि आपने अपने आवेदन में या अपील में, प्रथम में सीआईसी के सामने, सेकंड अपील में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को स्टैब्लिश नहीं किया है कि इसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, इसलिए आपको जो उनका डिडक्शन वगैरह है, सैलरी वगैरह, वो आपको नहीं मिल सकती। ये जवाब सुप्रीम कोर्ट ने भी जायज ठहराया। पॉइंट नंबर 3 में ट्रांसफर ऑर्डर्स मांगे थे एब्सोल्यूट के कि ये कहां से कहां ट्रांसफर हुए या वर्तमान में कहां ट्रांसफर है, और उनको 13 नंबर में थे जो कि दिए गए। यानी किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर ऑर्डर, यानी वो यहाँ किस आदेश से आया है या यहाँ से कहां गया है, जो ट्रांसफर ऑर्डर्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं, यानी पब्लिक ऑर्डर्स होते हैं, सेक्शन 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन किए हुए, तो वो दिए गए थे। आप में से ऐसे किसी न किसी साथी ने कहीं ना कहीं जरूर फेस किया होगा कि आपने किसी से मांगा कि साहब ये यहाँ आपके कार्यालय में ट्रांसफर होकर आए, उस ऑर्डर की कॉपी दें, और गिरीश रामचंद्र देश पांडे का उल्लेख करके आपको मना किया गया, जबकि यही जजमेंट आपके फेवर में खड़ा है कि जब ट्रांसफर ऑर्डर आप मांगते हैं तो वो आपको दिया जाता है। पॉइंट नंबर 4 में मांगा गया था कि जो उनको मीमो दिए गए, शॉकोज नोटिस दिए गए, सेंशर्स दिए गए मिस्टर ड्यूट को, वो इसलिए नहीं दिए गए कि ये इन्वेजन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स का होगा और इसका कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आपको नहीं दी जा सकते। कारण वही था कि आवेदन में, प्रथम अपील में, कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये एस्टेब्लिश नहीं किया गया कि इसके पीछे क्या पब्लिक इंटरेस्ट है, इसलिए नहीं दिया जाना जायज ठहराएगा। पॉइंट नंबर 5 था कि जो ईपीएफ है उसकी कॉपी दी जाए। ईपीएफ रूल्स जो है, कोई भी डिपार्टमेंट का रूल्स है या नियम है, कानून कायदे हैं, वो अगर आप मांगते हैं तो आपको दिया जाएगा। ये गिरीश रामचंद्र देश पांडे आपके अगेंस्ट नहीं, आपके फेवर में आपकी वकालत करता है। पॉइंट नंबर 6 में मांगा गया कि उनके पास क्या परिसंपत्तियां हैं, क्या उनकी लाइबिलिटीज हैं, उन पे क्या कर्जा है। ये इसलिए नहीं मांगा गया था, लेकिन दिया नहीं गया, कारण वही पहले वाला था, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट स्टैब्लिश नहीं किया गया था। पॉइंट नंबर 7 में इन्वेस्टमेंट और अदर डिटेल्स मांगी गई थी, वो भी उसी आधार पर जो कि पॉइंट नंबर 1 में, यानी पब्लिक इंटरेस्ट के स्टैब्लिश नहीं करने के कारण खारिज किया गया। पॉइंट नंबर 8 था कि जो भी मिस्टर ल्यूट द्वारा गिफ्ट आइटम्स पाए गए, उनकी कीमत क्या थी, किसने दिए, कहां से दिए। मैं आपको, ये बहुत शॉर्ट में है पीपीटी, लार्जर में इसको डिटेल में बताऊं तो जिस आदमी ने भी मांगे थे उन्होंने ये मांगा कि सब मिस्टर ये सो एंड सो हैं, मिस्टर ल्यूट, ये जब भी कहीं सामाजिक समारोह में जाते हैं तो इनको जो भी गिफ्ट दिए जाते हैं तो उनको, और उनकी धर्मपत्नी साथ में जाती है, तो ये इनको जो भी गिफ्ट मिलते हैं या इनके परिवार वालों को मिलते हैं, उनका डिटेल या उनका लेखा जोखा हमें चाहिए। तो ये भी इसी आधार पर खारिज किया गया था, साहब इसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट आपने एस्टैब्लिश नहीं किया है। पॉइंट नंबर 9 में मांगा गया था कि साहब मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज क्या हैं, और उनको भी उसी आधार पर खारिज किया गया। पॉइंट नंबर 10 में यह मांगा गया था कि साहब जो क्रिमिनल केस पेंडिंग है जेएमएफसी अकोला के सामने, उसमें जब ये जाते हैं तो टीएडीए जो क्लेम करते हैं उसके बारे में हमें सूचना दी जाए। तो जवाब जो था वो लॉफुल था कि साहब ये जो पर्सनल केस के लिए जाते हैं क्रिमिनल केस में, उसके लिए टीएडीए क्लेम नहीं करते और किया भी नहीं जा सकता।
ठीक है। पॉइंट नंबर 11 में नोटिफिकेशन मांगा गया था और वो नोटिफिकेशन जो है वो 2 नंबर में दे दिया गया था, यानी जो भी पब्लिक सर्वेंट काम करते हुए जो डॉक्यूमेंट जनरेट करता है उसे नोटिफिकेशन अगर आता है किसी तरह का तो वो आपको दिया जाएगा। ये बात गिरीश रामचंद्र देश पांडे आपके पक्ष में वकालत करता है। पॉइंट नंबर 12 था कि जो गिरीश रामचंद्र देश पांडे ने जो मांगा था कि साहब ये जो श्रीमान जी थे इनको जो चार्जशीट मिली मिस्टर ल्यूट को और उसके हेड ऑफिस मुंबई में और जो एप्लीकेशन हेड ऑफिस से फॉरवर्ड की गई वो, यानी चार्जशीट किसी भी एम्प्लॉय को दी गई है उसकी कॉपी जो है वो हेड ऑफिस मुंबई में थी, इसलिए सेक्शन 6(3) में उसको ट्रांसफर किया गया। यानी अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए किसी तरह की कोई नेग्लिजेंस करता है और उस पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होता है और उस लिहाज से उसे कोई चार्जशीट मिलती है तो गिरीश रामचंद्र देश पांडे ये नहीं कहता कि आपको नहीं मिल सकती, बल्कि ठीक उल्टा ये कहता है कि जहां भी वो है वहां से उसको दिलाया जाए। है ना गजब की बात। किसी ने जरूर देखा होगा। हमारे साथ तो सुरेश मौर्य जी सूरत से जुड़े हुए हैं। अभी उन्होंने बड़ा घोटालों पर काम किया है और मैं उनको स्पेशल थैंकफुल भी हूँ उनके लिए, पूरे ग्रुप की ओर से भी। वो फाउंडर मेंबर्स में से एक है और उन्होंने देश के कोने कोने में इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया है। तो उनके भी अभी इस तरह के कुछ केसेस चल रहे हैं जहां वो इंक्वायरी और उसके ऊपर की गई कार्रवाई वगैरह के बारे में जजमेंट मांग रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स वो दे रहे हैं। तो गिरीश रामचंद्र देश पांडे उल्टा आपको दिलाने की वकालत करता है। पॉइंट नंबर 13 में कंप्लीट इंक्वायरी प्रोसीडिंग जो मिस्टर ल्यूट के खिलाफ हुई थी उसकी उन्होंने कॉपी मांगी कि साहब इन्होंने आपने जो इंक्वायरी प्रोसीडिंग उसके खिलाफ हुई उसमें बयान वगैरह क्या हुए, क्या उसकी नोटशीट थी और उसमें क्या जजमेंट रहा, और ये कहते हुए पुनः वही आधार कि सेक्शन 81(j) में आता है और आपने कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इसमें शो नहीं किया तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। 14 पॉइंट नंबर 14 में ये मांगा गया था तो कुछ और इन्फॉर्मेशन थी पर्सनल उससे रिगार्डिंग स्वास्थ्य और उससे रिलेटेड, तो भी मना किया गया कि साहब ये कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है इसमें, इसलिए आपको नहीं दिया गया। और पॉइंट नंबर 15 में सेकंड शोकोज नोटिस यानी उसको दोबारा जो कारण बताओ नोटिस दिया गया उसकी कॉपी की मांग की गई थी, यानी ये कुल 15 नंबर पॉइंट की इंफॉर्मेशन मांगी गई थी। बड़ी गजब की बात आती है आप में, मुझ में और हर एक साथी जो आज इसे देख रहा है कल इसे देखेगा या इस पीपीटी को जब तक ये पहुंचती जाएगी देखता जाएगा तो सबसे पहले एक्ट को पढ़ेगा। और एक्ट में सेक्शन 6(2) जो है जिस पर अक्सर हम बात किया करते हैं वो ये विधान करता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को, यानी किस कारण आपको चाहिए या और कोई डिटेल पर्सनल डिटेल आपकी जो केवल संपर्क करने के लिए आवश्यक हो उसके अलावा किसी चीज की मांग नहीं की जाएगी। यह है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय कोर्ट, यानी जो कोडिफाइड लॉ है उसमें जो प्रोसीजर आई है वो है। यानी जनरली तौर पर आपको सामान्य तौर पर किसी भी कंडीशन पर आपके लिए केवल इतना आवश्यक है कि आपका नाम और पता क्या है जहां इंफॉर्मेशन को भेजना है। और पते की बात है, देखिए उसमें लिखिए संपर्क करने के लिए आवश्यक हो तो संपर्क करने के लिए आपका टेलीफोन नंबर और आपकी ईमेल आईडी का, यानी मैं जो कानून की बहुत सीधे सीधे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ अगर अपन करें जो कि आदरणीय श्याम सुंदर पटेल वकील साहब कहा करते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में जाना चाहिए, तो संपर्क करने के लिए आपका टेलीफोन नंबर और आपकी ईमेल एड्रेस काफी होता है। यानी किसी भी ऑफिस से अगर आप ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं जो उनके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर्ड है और आपको भी वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से चाहिए और उसकी जो मेमोरी है वो एक कॉमन ईमेल के लिए काफी है या गूगल ड्राइव लिंक के तौर पे आपके पास आ सकती है, तो केवल आपका नाम, आपका टेलीफोन नंबर और आपका ईमेल एड्रेस काफी है। आपका पोस्टल एड्रेस उसमें भेजे जाने की जरूरत नहीं है। ये सेक्शन 6(2) के बिल्कुल अकॉर्डेंस में आएगी। लेकिन चूंकि गिरीश रामचंद्र देश पांडे एक ऐसा जजमेंट है जिस जजमेंट में इस सेक्शन 6(2) के अलावा कुछ प्रोविजंस आए कि आपको सामान्य तौर पर तो कुछ और देने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय प्रोसीजर जो कि प्रक्रिया के द्वारा आ जाता है उसके लिए आपको जजमेंट्स वगैरह साइटेशंस वगैरह नोट करनी भी पड़ती है और समझनी पड़ती है।
और चूंकि गिरीश रामचंद्र देश पांडे इतना इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जजमेंट है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन को लेकर, इसलिए आपको इस जजमेंट को बहुत बारीकी से और मैं कहूं बहुत सरल शब्दों में समझाने की और समझने की जरूरत है। कि साहब कोड तो ये कहता है कि केवल मेरे एड्रेस के अलावा आप मुझसे कुछ मांगेंगे नहीं और मुझसे उम्मीद भी नहीं करेंगे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि साहब मैंने उसमें ये नहीं लिखा तो मुझे नहीं दिया गया साहब, ऐसा तो कोड में लिखा है कि मुझसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आप इस चीज के लिए जहां कहीं भी आपका ये ईगो है या सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय कोड है, उसको आपको पुट असाइड करना पड़ेगा, एक तरफ आपको रखना पड़ेगा। यानी जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के लिए आपको इसलिए मना किया जा सकता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है, ये आपको बताना पड़ेगा। यानी इस पूरे जजमेंट का जो सेंट्रल पॉइंट था वो था सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 और उसका क्लोज जी, जो ये विधान करता है कि जहां कहीं इस आधार पर सारे पूरे जजमेंट का निचोड़ निकाला गया था कि अपीलार्थी ने अपने आवेदन और अपील, यानी प्रथम अपील, द्वितीय अपील, हाईकोर्ट के समक्ष पिटीशन और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पिटीशन में इस तरह की कोई कहीं चीज को स्टैब्लिश नहीं कर पाया कि मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का सपोर्ट कैसे होगा और उसे किस तरह से पब्लिक इंटरेस्ट जाहिर होगा, और लिहाजा ये इंफॉर्मेशन सेक्शन 81J में थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी किस तरह से दी जा सकती है। क्योंकि ये तो विवेक है और विवेक के लिए विवेक जगाना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि पीआईओ उतना सक्षम हो, लर्नेड हो कि वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को समझता हो। इसलिए आपको कुछ कवायद करनी पड़ेगी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था सेक्शन 81J के तहत, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को स्टैब्लिश नहीं करने की वजह से सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए डिनाई किया। अब जो यक्ष प्रश्न है वो ये है कि अगर व्यापक लोकहित का उल्लेख आवेदन में ही कर दिया जाए तो क्या होगा। यानी मेरी आवेदन, किसी का भी आवेदन, केवल इस आधार पर ही तो आपने गिराया है ना कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट क्या है ये प्रकट नहीं और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट प्रतीत नहीं होता, इसलिए आपका आवेदन खारिज किया गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं अपने आवेदन में, कोई भी अपने आवेदन में पब्लिक इंटरेस्ट जो है उसको शो कर दे कि साहब मैं जो इंफॉर्मेशन चाहता हूं वो इंफॉर्मेशन इस तरह से पब्लिक इंटरेस्ट को साबित करेगी और इस वजह से मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। और जब आप एक बार ये लिख देते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट मेरे इस आवेदन में कैसे है, तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में है। देखिए व्यापक जनहित आखिर चीज क्या है। स्क्रीन पर बहुत सरल शब्दों में मैंने इसे लिखने की कोशिश की है कि प्रकटन की छूट, यानी सेक्शन 8(1) क्लॉज जे होने के बाद भी प्रकटन की छूट की उपरोक्त वर्णित कई धाराओं में, यानी सेक्शन 8 की कई धाराओं में व्यापक जनहित की चर्चा हुई है। यानी बहुत सारे हैं, जे की बात नहीं है, ई भी है, एफ भी है, और व्यापक जनहित को समझना आवश्यक हो गया। तो पहली बात तो यह है कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो केवल व्यक्तिगत हित नहीं होकर लोगों, यानी कई सारे लोग और समाज के हित से संबंधित होती है, वो व्यापक जनहित की इंफॉर्मेशन होती है। अब ऐसा है, हर एक केस के लिए कोई एक बॉटम लाइन नहीं हो सकती। हर प्रकरण में व्यापक जनहित अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है और ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि जिनमें आवेदक को अपील की प्रक्रियाओं के दौरान बताना पड़ेगा। एक सरल तौर पे लिखा है कि अपील में भी आपको यह एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि साहब मैंने जो मांगा था वो पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा है। लेकिन मैं थोड़ा एडवांस चल रहा हूं, इसको अपन पीछे वाली स्लाइड में भी कह रहे थे कि अपने आवेदन में ही इसको पेश कर दिया जाए। सीआईसी के सामने एक अपील पेंडिंग थी, सीआईसी ओके अपील 2006 की अपील नंबर 0046। उसमें माननीय केंद्रीय सूचना आयोग ने यह कहा कि लोक प्राधिकारी की कार्य प्रणाली में, यानी जहां वो पीआईओ काम कर रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता कैसे आ सकती है और ज्यादा से ज्यादा उसमें उत्तरदायित्व बढ़ाने से संबंधित सूचना जो होती है वो जनहित की मानी जाएगी। भारत का संविधान अगर आप पढ़ें तो उसकी उद्देशिका जो सबसे पहले प्रस्तावना आ जाती है, उद्देशिका आती है, वो ये विधान करती है कि भारत को लोक कल्याणकारी गणराज्य स्टैब्लिश करने के लिए संविधान स्टैब्लिश किया गया, यानी उत्तरदायी और जनता का कल्याण करती है। तो जनता का कल्याण कैसे हो सकता है? जब सब चीजें जनता के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो।
कौन कैसे आया, कितना पड़ा है, क्या करता है, पैसा सरकारी पैसा यानी पब्लिक का पैसा कैसे खर्च करता है, यानी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी वो एक पब्लिक सर्वेंट जिम्मेदारी से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, पैसा ट्रांसपेरेंसी से इस्तेमाल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो सारी चीजें आपकी जनहित की इंफॉर्मेशन मानी जाएंगी। जैसा कि धारा 82 कहती है कि प्रकटन की छूट होने के बावजूद किसी भी सूचना को देने में लोक प्राधिकारी अगर ये समझता है कि सूचना देने में जनहित का महत्व है, संरक्षित हितों से ज्यादा है, तो सूचना दे सकता है। यानी पब्लिक इंटरेस्ट अगर आप स्टैब्लिश कर दें किसी भी चीज में, तो पीआईओ को वो इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, शेल प्रोवाइड। ये देखिए, ये जो गिरीश रामचंद्र देश पांडे है, उसका अगर सार रूप में अपन देखा जाए तो बहुत थोड़े शब्दों में कहें कि ये प्रकरण महज आवेदक से इतनी सी मांग करता है कि ये तृतीय पक्षकार से संबंधित सूचनाओं के लिए आवेदक को विस्तृत लोकहित के प्रकटन को स्थापित करना आवश्यक है। मेरे आवेदन में श्रीमान जी पब्लिक इंटरेस्ट कैसे वेस्टेड है और मेरे मांगने से ये सूचनाएं पब्लिक इंटरेस्ट में कैसे काम आएंगी, और जहां व्यापक लोकहित का उल्लेख आवेदन में कर दिया जाए, वहां यही नजीर यानी गिरीश रामचंद्र देश पांडे बनाम सीआईसी आपके पक्ष में सूचनाओं को देने की विधान करती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इंफॉर्मेशन दी नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी गजब का दोधारी तलवार की तरह इस केस को इस्तेमाल किया। जो इस कानून को समझ सकते हैं आराम से, बहुत सरल शब्दों में, उनके तो ये बराबर में आके खड़ा हो जाता है कि साहब मेरे को पब्लिक इंटरेस्ट में चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है कि जहां मैं पब्लिक इंटरेस्ट स्टेब्लिश करूं वहां चाहे पर्सनल इंफॉर्मेशन है तब भी मुझे देनी चाहिए। तो जहां कानून का आपको ज्ञान है वहां तो ये जजमेंट आपके साथ खड़ा हो जाएगा, और जहां सिर्फ आपको ये शब्द सुनने के लिए मिलेगा और आपने इसे पढ़ा नहीं, वहीं ये जजमेंट आपके ठीक सामने विरोधी के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। वो लिख देगा और आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे। तो ये केवल इतनी मांग करता है कि जब तक आपने पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं की तब तक तो इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती, लेकिन जहां आपने पब्लिक इंटरेस्ट स्टैब्लिश कर दिया वहां इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। अब देखिए, पहले भी मैंने अभी पिछली से पिछली स्लाइड में आपको निवेदन किया कि पब्लिक इंटरेस्ट हर एक केस में, हर केस की फैक्चुअल मैटर्स में बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। किसी केस में कुछ है, किसी केस में कुछ है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको इसमें मेंशन करने की कोशिश की है, बेशक केवल 10 और बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर हो सकता है, कि जहां पब्लिक अथॉरिटी जो है उसकी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आती है, यानी पब्लिक फंड का वो कहीं भी इस्तेमाल करता है वो ट्रांसपेरेंट तौर पे आपके सामने आए। आपके ग्राम पंचायत में नाली बनने से लेकर, और किसी न किसी बड़े से बड़े फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो जब बजट पेश करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो किस मिनिस्ट्री को कितना बजट और किस मद में कितना जाएगा वो सारा पब्लिक मनी है, तो ट्रांसपेरेंट तौर पर इस्तेमाल हो तो सारे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को सपोर्ट करते हैं। उत्तरदायी प्रशासन, संविधान की मूल भावना कि सब जिम्मेदारी से पब्लिक सर्वेंट काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कोई कंप्लेंट दी, कंप्लेंट पे कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ, ढीला चल रहा है, पटक दी और फीते में बंद करके रख दी, तो ये कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो जहां कहीं ट्रांसपेरेंसी का उजागर हो वहां आपको सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए ये जजमेंट आपकी वकालत करता है। मैंने अगेन आपको रिपीट करूं, पब्लिक मनी, लोक वित्त का सही इस्तेमाल, उसके गबन का प्रकटन, यानी जहां कहीं आपको ये इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि राव धनवीर सिंह साहब ने एसडीएम कोटपुतली के गबन को उजागर करने के लिए मांगा था और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट था तो वो देनी भी पड़ी, और यही एडीएम साहब ने डिसीजन करते समय लिखा भी कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है इसलिए इन्फॉर्मेशन इनको दिया जाए। किसी तरह के भ्रष्टाचार का प्रकटन, बड़ी गजब का एक पॉइंट है। आपने सेक्शन 24 ऑफ द आरटीआई एक्ट पढ़ी होगी। आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्टेट की पुलिस वगैरह या रिजर्व पुलिस फोर्सेस, उन सब में सेक्शन 24 में इम्यूनिटी दी हुई है कि भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न के अलावा वो आरटीआई में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि जहां कहीं भी अगर भ्रष्टाचार में स्टैब्लिश कर दूं तो यही जजमेंट लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को मानते हुए आपको इन्फॉर्मेशन दिलवाएगा। कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसकी फोर्जरी किसी ने की और उसमें फोर्जरी करते हुए या बेजा इस्तेमाल करते हुए कोई नौकरी पा गया, किसी ने राजकोष का गबन किया, वित्तीय अनियमितता की और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, यानी पब्लिक का पैसा है,
उसको किसी ने गबन कर लिया और गबन करके उसका इस्तेमाल कर लिया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई, तो जो भी पैसा पब्लिक के मनी था और उसका दुरुपयोग हुआ, उसकी अगर आप डिटेल और उसकी एक्शन पुटअप जो भी हुआ उसको लेना चाहें तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, इसलिए इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। लोक सेवक के पदीय कर्तव्यों में लापरवाही के बाबत की गई कार्रवाई, यानी पब्लिक सर्वेंट 166 की अपन बात करते हैं, जहां पब्लिक सर्वेंट अपनी नेग्लिजेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी करता है तो उस पर कोई कार्रवाई हुई या उसके कोई डॉक्यूमेंट है, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, जानने को मौका मिले कि साहब ये जो भ्रष्ट किस तरह से है, तो आपको मिलेगा। किसी लोक सेवक या उसके परिजन द्वारा लोकवित्त से हासिल किया गया कोई भी परिलाभ, देखिए बड़ा बारीकी से समझिएगा। पब्लिक सर्वेंट को सैलरी मिलती है, इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जैसे सेंट्रल कस्टम्स हैं या आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जहां बहुत ही ऑनेस्टी से जो कर्मचारी काम करते हैं या सीजर करते हैं जान पर खेलकर, उनको नकद इनाम भी और कुछ प्रतिशत 1% या कुछ उसका रेशो है उसमें उनको इनाम दिया जाता है। तो ये एक ऐसा पैसा है जो पब्लिक फंड से उनको दिया जाता है और उनकी ड्यूटी डिस्पोजल, ऑनेस्ट ड्यूटी डिस्पोजल, और ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्यूटी डिस्पोजल के लिए उनको दिया जाता है, तो वो उनको मिलेगा। और अगर ऐसा कोई इंसेंटिव जो किसी वजह से उनके किसी परिजन को मिला है, उसके लिए भी चूंकि पब्लिक मनी से उनको मिला है, तो इस तरह की कोई भी परिलाभ है वो मिल जाएगा। जैसे कर्मचारियों के परिजन जो होते हैं वो हॉस्पिटल्स में इलाज कराते हैं या दवाइयों के बिल भुगतान करते हैं, तो वो बीमारी उसको क्या हुई ये तो आपको जानने का हक नहीं है, लेकिन बीमार होने की वजह से उसने कितना पैसा पब्लिक मनी से उठाया है ये जानना आपका हक है। और अगर इस तरह से पब्लिक सर्वेंट को कोई इनाम या उपहार मिलता है पब्लिक सर्वेंट की हैसियत से, तो वो भी आपको जानने का सारा हक है। यानी व्यापक जनहित के ये सिर्फ 10 पॉइंट है, बहुत रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, एक मोटा मोटा आपको आइडिया हो जाए। बहुत बारीकी से तो इस तरह के हजारों चीजें हो सकती हैं जो आप अपनी सहज बुद्धि से इस्तेमाल कर सकते हैं। सार रूप में अगर आप इसे देखें, बहुत सरल रूप में, मौर्य जी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मुझे रिस्पॉन्ड करते रहे बीच में। जी सर दिख रहा है। तो देखिए बहुत सार में अगर अपन कहें तो आवेदक अगर अपने आवेदन में व्यापक जनहित का उल्लेख करते हुए और इस न्यायिक नजीर को अपने पक्ष में व्यापक जनहित के मसले पर खुद की ओर से समर्थन में आवश्यक रूप से उल्लेख करे, यानी मैं जो आपको बहुत पहले से कह रहा हूं कि जब आप कहीं आवेदन मूव करें और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसमें नीचे नोट करके लिखें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गिरीश रामचंद्र देश पांडे बनाम सीआईसी केस में यह निर्धारित किया हुआ है कि जहां व्यापक जनहित का मुद्दा हो वहां सूचनाएं लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में देने के लायक हैं, और यह सूचनाएं जो मैं अपने आवेदन में मांग रहा हूं, उसमें जो इंफॉर्मेशन मैं मांग रहा हूं, इससे इस तरह की चीजों का प्रकटन होगा, इसलिए इस न्यायिक नजीर की रोशनी में मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में देनी न्यायोचित है और मुझे दी जाए। अब ये जहां कहीं भी ऊपर आवेदन अपील में जाएगा या मना करेगा, तो यही नजीर चूंकि आपने आवेदन में इसको उल्लेख किया था, तो आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके पक्ष में ये खड़ी होगी। आज के वेबिनार के सार रूप में जो अखिल भारतीय एक्टिविस्ट मंच और लीगल एम्बिट के फाउंडर मेंबर्स हैं, और उनके गाइडलाइन और उनके निवेदन पर और उनके आदेश पर ये पॉसिबल हुआ, उन सबको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। महावीर जी मुझसे पहले बोल ही रहे थे, और इससे पहले कि ये पीपीटी शो क्लोज हो और मैं आपको थैंक यू करूं, मैं आपको एक नसीर दिखाता हूं, क्योंकि ये तो था छोरम। अब आपको एक मैं पब्लिक इंटरेस्ट में, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में किया हुआ एक जजमेंट आप शो कर रहा हूं, आप स्क्रीन पे इसे देख पाएंगे। ये राजस्थान राज्य सूचना आयोग का जजमेंट है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। CIC/PHIL भीलवाड़ा का अपील 2020 की 1000066, अपील नंबर थी 1000066/2020। श्री भागुराम गोरा बनाम SPIO एडिशनल SP भीलवाड़ा एक जजमेंट है, उस जजमेंट को आप पढ़ें। अपीलार्थ इसमें मौजूद था, और इसमें पॉइंट नंबर 4 को अगर आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि ये इसने क्या मांगा था। 20/6/2020 से कांस्टेबल सीता खिलेरी पुत्र मगजा राम खिलेरी निवासी गुनपालिया तहसील लाडनू जिला नागौर द्वारा राजस्थान पुलिस में भर्ती होने का आवेदन मांगा था,
और दिए गए आवेदन पत्र, शपथ पत्र, अविवाहित की घोषणा और अन्य डॉक्यूमेंट्स, यानी जब वो पब्लिक सर्विस में आई है उस दौरान उसने जो आवेदन दिया और बाकी जो इन्फॉर्मेशन उसने प्रोवाइड करी, वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए उसको उसने मांगा कि साहब मुझे ये सब चीजें आप दें, प्रोवाइड करें। और जब इन्होंने मांगा तो जाहिर बात है, जैसा कि सबके साथ होता आया है, आपको मना किया गया कि ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती सो एंड सो कारण से। हमेशा होता ही आया है, कोई बड़ी बात। इन्होंने अपील संस्थित की और अपील में उन्होंने एस्टेब्लिश किया, पॉइंट नंबर 6 पढ़ें आप। सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष अपीलार्थी ने यह आक्षेप किया, पोज किया कि चाहे गई सूचना का संबंध लोकहित से है और कांस्टेबल विद्या खिलेरी द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत करके सर्विस होल्ड की गई है और श्रीमती विद्या अपीलार्थी की पत्नी है और इस नाते उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन और शपथ पत्र आदि की सूचना उनका हक है और उक्त सूचना की आवश्यकता दाम्पत्य संबंधों के निर्वहन के लिए आवश्यक भी है और प्रकरण से गलत तथ्यों का उद्घाटन होगा और सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त उद्देश्यों की पूर्ति होगी, यानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आए और विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने और चाहे गई सूचना दिलवाने की मांग की। यानी मैं इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहता हूँ, इसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करना चाह रहा हूँ, इसलिए मुझे ये सारी सूचनाएं आपको देनी चाहिए। ये 8(1)(j) था। और देखिए सेक्शन 7 का जो डिस्पोजल है, पॉइंट नंबर 7 में आप देखें कि सेक्शन तथ्यों पर मनन किया गया, सुविचारित मतानुसार चाहे गई सूचना से प्रत्यर्थी को सेक्शन 8(1)(j) के तहत विधिमान्य नहीं है, यानी आप मना नहीं कर सकते। और चाहे गई सूचना का संबंध नियुक्ति के समय प्रस्तुत दस्तावेजात से है जिनके प्रकटीकरण होने से लोकहित की दृष्टि से उचित है, इसलिए प्रत्यर्थी को यानी एडिशनल एसपी को डायरेक्ट किया जाता है, इट इज ऑर्डर्ड, इट इज इंस्ट्रक्टेड कि वो सारी सूचनाएं 15 दिन में रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को दी जाए। ये जजमेंट बिल्कुल नया है और आपको लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जो है ना उसको स्टैब्लिश करने के लिए बहुत काम की चीज है। मैंने आपको पहले भी उन्वान दिखाया और अगर आप रखना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख लें। वैसे ग्रुप में तो ये अवेलेबल हो ही जाएगा, मैं करवाता ही रहा हूँ। और चूंकि मेरे यहाँ आपका अपना जो अखिल भारतीय एक्टिविस्ट ग्रुप है वो सारा ग्रुप यहाँ आपको दिख ही रहा होगा, उस ग्रुप में ये एज सुन एज पॉसिबल इसको हम उपलब्ध करा देंगे। ये कानूनी दायरा में मैं इसको उपलब्ध करा रहा हूँ। अखिल भारतीय एक्टिविस्ट ग्रुप में मैं इस जजमेंट को शेयर कर रहा हूँ, तो आपको जहां इसकी जरूरत पड़ती है वहां उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि पीपीटी का जो वेब शो है और इसका पीपीटी आपको बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी, सो दैट मैं इसको भी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में आप सब लोगों के लिए इसको कॉमन तौर पर अखिल भारतीय एक्टिविस्ट मंच जैसा कि मुझे अभी ऑर्डर रहा है, तो मैं सारी चीजें आपको लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जिसको कह सकते हैं और जैसा ग्रुप का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि जो कोई काम भी कहीं किया जाए और उसके लिए आप सबको जो जरूरत पड़ती रहती है तो वो स्लाइड शो आप सबके साथ बांट दिए जाए। मैं सारे ग्रुप के ऑर्डर के लिहाज से भी और आपको ये सारा अभी बस कुछ ही लम्हात में, कुछ ही देर में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए आपको ये सारा आराम से मिल भी जाए, इसके लिए मेरी ऐसी ख्वाहिश रही है हमेशा से और आपको मिल जाएगा। इस सेशन के बाद हम बहुत छोटा सा सेशन रखेंगे, छोटा सा क्या बाकी का जो समय है वो रखेंगे क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो उसके लिए आदरणीय महावीर जी ग्रुप में मेरा नंबर भी जोड़ दिया जाए। ग्रुप में मेरा नंबर नहीं जुड़ा है, वो जोड़ दिया जाए ताकि मुझे भी जानकारी मिल सके। हाँ, जोड़ने के लिए किन की बात कर रहे हैं आप? जयपाल जी बोल रहे हैं क्या? अफसर आलम जी बोल रहा हूँ मैं। ये जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है जो आपने आदरणीय महावीर साहब। सर मेरा भी जी महावीर से आपको निवेदन करूंगा कि मेरा भी किसी कारणवश जो मेरे त्रुटि होने के कारण मुझे निकाल दिया गया था, मुझे जोड़ने की कृपा करें, पुनः मैं निवेदन करता हूँ। जी जी जी, मेरा भी निवेदन है सर कि नंबर मेरा भी जोड़ दिया जाए ताकि जो सूचना ये है वो हम तक भी पहुंच सके। देखिए आप इसको देख सकते हैं पीपीटी, मैंने जो अखिल भारतीय एक्टिविस्ट ग्रुप है उसमें इसको मैंने डाल दिया है, आप इसे देख सकते हैं जजमेंट भी और पीपीटी भी। तो जो साथी आज मौजूद हैं उनको मिलती जाएगी
जी अगर आप तारा सर ताराचंद जी आवाज सुन रहे हो? जी मैं सुन पा रहा हूँ। पर अपने अखिल भारतीय एक्ट्रेस मंच में देखना एक आज आपकी बहुत कम आ रही है मुझे, क्या समस्या है? कुछ बता रहे हैं? आवाज नहीं आ रही क्या? मैंने कॉमनली सबको म्यूट किया है। वकील साहब एक बार देखना अखिल भारतीय को करके मुझे लगता है दो दो लॉगिन कर रखे हैं किसी साथी ने, शायद कंप्यूटर पे और मोबाइल पे दोनों पे लॉगिन है आप। आवाज में काफी डिस्टरबेंस है। अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो साथ ही जो कंप्यूटर और मोबाइल में दोनों एक साथ लॉगिन है वो क्लियर आ रही है अभी आपकी आवाज। म्यूट कर दें एक बार। सरदार साहब बिल्कुल आवाज आ रही है सरदार साहब। वकील साहब एक बार सभी को म्यूट कर दें। मैं करता हूँ। अखिल भारतीय एक्ट्रेस मंच में देखना 11 से डालिए क्या? एक बार ऑफ आवाज नहीं आ रही। हेलो नहीं 11 से 1 में तो वो शिवानंद जी वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं। मैं सुन पा रहा हूँ, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को, जो भी कोई साथी बोल रहे हैं। वकील साहब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल साफ आ रही है, कोई इश्यू नहीं है उसमें। देखना अब अखिल भारतीय एक्ट्रेस मंच के अंदर किसी ने एक पोस्ट डाली है, आपने डाला उससे पहले 11 से 1 बजे में गिरीश रामचंद्र का ही दे रहे हैं हवाला, उसमें देखना। हाँ यही डाला है उन्होंने, 11 से 1, 9 से 10, 9 से 11 डाला हुआ है। ना 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 देखो आप। नहीं मैंने देखा है। 11 से 1 में सोचने के लिए डाला हुआ है। हम्म। 11 बजे से 1 बजे तक डाला हुआ है ये। हाँ जी, हाँ जी। ये क्या महावीर साहब डील करते हैं इसको, तो होगा इसका? नहीं शायद अपनी डाली हुई नहीं है, ये अपने ग्रुप की नहीं है। नहीं हो मैंने सकता है। आपको व्हाट्सएप कर दी। चलो खैर आगे आगे कार्रवाई चालू रखें आप। जी तो माध्यम से एक जजमेंट के बारे में हम, इस जजमेंट की वजह से जो बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही थी, इस बारे में काफी मंथन हुआ। और पिछले पर्सनली अगर मैं कहूं तो कम से कम 200 से 250 लोगों को तो मुझे पर्सनली भेजना पड़ा। और गिरीश रामचंद्र देश पांडे का दुरुपयोग, एक्चुअली उपयोग नहीं कह सकते इसको, दुरुपयोग और दुर्भावना पूर्वक इसका इस्तेमाल पब्लिक सर्वेंट्स द्वारा किया जाता है। जिन लोगों को कानून की बेसिक समझ है उनके लिए भी, और जिनको नहीं है उनके लिए भी एक कॉमन जानकारी मैं आपको शेयर कर दूं कि किसी भी कानूनी कार्रवाई में कोई गलत साइटेशन इस्तेमाल करना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतना ज्यादा मुश्किल और इतना ज्यादा हार्शर बनाया हुआ है कि अगर कहीं ये पाया गया कि किसी आदमी ने ओवर रूल, यानी जिसके ओवर रूल कर दिया गया है, उसको इस्तेमाल करें, या इस तरह की कोई साइटेशन आदमी इस्तेमाल करता है जो कि उसके प्रकरण पे इस्तेमाल नहीं होती, और उसके बावजूद भी वो इंफॉर्मेशन देने से मना करने के लिए गलत तरीके से, इस तरह से लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है और बिना किसी वजह से, यानी ऐसी कोई कॉमन डॉक्यूमेंट, जैसे इसमें ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी
जो बिना सुप्रीम कोर्ट के भी नीचे से मिल गई थी, जैसे ज्वाइनिंग ऑर्डर मिल गया था, है ना? तो ज्वाइनिंग ऑर्डर मिल गया था, ट्रांसफर ऑर्डर मिल गया था, रूल्स मिल गया था, ये बहुत सारी चीजें इसमें बहुत पहले से मिल गई थी। अगर इस तरह की कॉमन चीजें जो इसमें कुछ कहा ही नहीं गया, जैसे मुझे भी इस तरह की समस्याएं सामने आई हैं और मैंने उस चीज को ऊपर ले रखा है। मैंने मांगा स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर दीजिए, वो कह रहे हैं गिरीश रामचंद्र देश पांडे के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। अरे भाई, गिरीश रामचंद्र देश पांडे में तो स्टाफ अटेंडेंस ना कोई लेना ना कोई देना ना मना किया, डिस्कशन में था। तो जिस सुप्रीम कोर्ट ने गिरीश रामचंद्र देश पांडे में किसी तरह की कोई फाइंडिंग दी नहीं या जो क्वेश्चन में था ही नहीं, उसको आप गिरीश रामचंद्र देश पांडे जजमेंट के हवाले से देने से मना करेंगे तो करेंगे कैसे? भाई, गिरीश रामचंद्र देश पांडे में तो केवल 15 पॉइंट जो उससे मांगे थे किसी एम्प्लॉय के, उनके अलावा 16वां पॉइंट नहीं। तो अगर कोई भी 16वीं चीज इसके अलावा आ जाती है जो कि इसमें कोई पॉइंट ही नहीं थी, तो उस पर गिरीश रामचंद्र देश पांडे लागू होगा तो होगा कैसे? किसी तरह से नहीं पॉसिबल। अब जैसे अभी हाल ही में हमने राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन में भी इस चीज को लेकर लड़े कि साहब पुलिस की लॉग बुक मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं गिरीश रामचंद्र देश पांडे। अरे हम कह रहे हैं भाई साहब, गिरीश रामचंद्र देश पांडे का पुलिस की लॉग बुक से क्या लेने देना है, जब इस बार में गिरीश रामचंद्र देश पांडे जजमेंट में किसी तरह की कोई फाइंडिंग, किसी तरह का कोई क्वेश्चन, किसी तरह का कोई डिस्कशन, किसी तरह का कोई लेना देना ही नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं इस पर, तो आप इस बारे में बात कैसे करेंगे? तो आप में से, मुझ में से और मेरे और आप जैसे हजारों, सैकड़ों और लाखों आवेदनों को गिरीश रामचंद्र देश पांडे के गलत इस्तेमाल करके, गलत इंटरप्रिटेशन करके हजारों लाखों आवेदनों को आज तक खारिज किया गया। जबकि मैंने आपको परत दर परत इस जजमेंट को बहुत आसान और बहुत सरल शब्दों में एक्सप्लेन किया है कि भैयाओ, साथियों, इस देश के नागरिकों, बहुत छोटी सी बात है, आपको केवल अपने आवेदन की शुरुआत से, यानी बुनियाद इतनी मजबूत बनाओ कि ऊपर तक वो खड़ा हो तो उससे उसको पता हो, यानी बेसिक तौर पे आप ये एस्टैब्लिश करें कि मैं जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूं उससे एक भ्रष्टाचारी का उद्घाटन होगा, पब्लिक मनी का कैसे इस्तेमाल हुआ उसका पता चलेगा। जैसे राव धनवीर सिंह साहब ने बच्चियों के लिए और उसके सैनिटेशन के लिए जो इंतजाम किए गए उनकी इंफॉर्मेशन मांग रखी है, राजस्थान भर से कई स्टेट में लगा रखे हैं। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन मांग रखी है। तो ये तो लोगों की जानो माल की सुरक्षा के लिए जो माकूल इंतजाम है उस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अब किसी आदमी ने साहब ये मांगा, जैसे हंसराम यादव साहब जो हैं हमारे कोटपुतली के डॉक्टर साहब, तो इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है तहसील से कि साहब ये इन्फॉर्मेशन जो मेरे पिताजी के अकाउंट से रिलेटेड थी वो उसमें किसने गलती करी, तो ये सब उठा के ले आते हैं इस तरह का कि साहब ये थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है, फला नहीं मिल सकती। तो सब चीजें जो हैं बिल्कुल बकवास है। केवल इस इंफॉर्मेशन को, इस जजमेंट को आपको समझने की जरूरत है, कोई बहुत बड़ा जजमेंट भी नहीं है। मेरा माननीय शैलेश गांधी सर से भी इस चीजों को लेकर बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन रहा है। वो कहा करते हैं अक्सर वेबिनार में, वो कहते हैं कि कानून के लिहाज से मैं जहां तक समझता हूं गिरीश रामचंद्र देश पांडे एक खराब जजमेंट है। और मैंने हमेशा से ही शैलेश गांधी सर को कहा है कि बिल्कुल नहीं सर, ये केवल खराब जजमेंट तब है जब उसको समझा नहीं जाए, तब तक खराब है। जिस दिन आप इसे समझ लेते हैं उस दिन आपको इतना बड़ा हथियार आपके साथ में मिलता है खड़ा हुआ कि जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। यानी जिस चीज से आप पीड़ित हो रहे थे आपको बाद में पता चले कि वो तो बिल्कुल आपके पक्ष की चीज थी। लेकिन चूंकि हम लोगों को, और जो नए लोग हैं उनको भी और जो पुराने हैं उनको भी क्या है कि अनुभव में आ जाता है कि गिरीश रामचंद्र देश पांडे 10, 20, 50 आवेदनों में देख लिया होता है, तो या तो हौसले वैसे पस्त हो जाते हैं। और बड़ी बदकिस्मती यह है कि अंग्रेजी में है, हिंदी में लोग उसको इंटरप्रेट करना पसंद नहीं करते और काफी सारी अंग्रेजी है और पेचीदा अंग्रेजी कोई पढ़ना नहीं चाहते, तो लिहाजा इसका बहुत सारे लोगों को, और मैं तो जहां तक समझता हूं अधिकतम लोगों को इसका पता नहीं होता। इस वजह से आपका आवेदन खारिज होता है। तो गिरीश रामचंद्र देश पांडे की जो इंटरप्रिटेशन थी और बहुत सरल, मैं कह रहा हूं आप में से कोई भी इसे पढ़ने के बाद आप भी उसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे जहां पर मैं पहुंचूं। आप बता दो कि साहब इसमें किस वजह से मना किया गया। पूरा गिरीश रामचंद्र देश पांडे केवल एक बात पर टिका हुआ है कि आपके आवेदन से लेकर अपील तक और सुप्रीम कोर्ट आने तक आपने कहीं एस्टेब्लिश नहीं किया
केवल वो इस बात पे लड़ रहे थे, साहब सेक्शन 6(2) कहती है कि मुझे नहीं बताना कि मुझे क्यों चाहिए, इसलिए मैंने नहीं बताया। इस बेस पर आते आते सुप्रीम कोर्ट तक ये केस हारा गया। केवल जरूरत ये थी कि इसकी बुनियादी प्रथम अपील से कम फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के सामने इस बेस पर मांगनी थी कि ये जो एम्प्लॉय है मिस्टर ए, उसकी इंफॉर्मेशन जो मैं मांग रहा हूं उससे पब्लिक सर्विस में या लोक नियोजन में इनको जो भी पैसा मिला है वो युक्तियुक्त है या नहीं है, इसका प्रकटन होगा। इसने एक गबन किया है और पब्लिक सर्वेंट के तौर पर इसने ड्यूटी परफॉर्म नहीं की है, या मिस रिप्रेजेंटेशन देकर या मेलाफाइड इंटेंशन के साथ इसने कोई डॉक्यूमेंट फोर्जरी से इस्तेमाल किए हैं, और ये इंफॉर्मेशन इस लिहाज से मुझे चाहिए और आपको देनी पड़ेगी। और जब लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट उसमें स्टैब्लिश हो जाता तो पीआईओ नहीं देता तो एफएए दिलाता, और एफएए नहीं दिलाता तो एसएए दिलाते, और एसएए नहीं दिलाते तो हाईकोर्ट दिलाती, हाईकोर्ट नहीं दिलाती तो सुप्रीम कोर्ट दिलाती। क्योंकि वहां आते ही आपको जहां लॉ शुरू होता है, सुप्रीम लॉ, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसकी जो आपका बेस है वो पारदर्शी और उत्तरदायी लोकतंत्र की स्थापना करना है। और जहां आप उत्तरदायी लोकतंत्र की स्थापना के लिए लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में इंफॉर्मेशन मांगते हैं, वह आपको मना नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा इसकी बुनियाद जो थी इस केस की वो कमजोर थी, और ऊपर होते होते जब नींव ही कमजोर रखी गई तो पूरी बिल्डिंग आगे स्टेब्लिश नहीं हो पाई। तो मैं आप सब लोगों से अर्ज करता हूं और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपील में लड़ने में आपका समय जाया हो, धन जाया हो, आप परेशान हो, चाहे वो प्रथम अपील हो चाहे सेकंड अपील हो। उस लिहाज में आते आते प्रथम अपील में भी वो कह देते कि साहब आवेदन में इन्होंने नहीं दी तो खारिज कर दिया गया, और आवेदन हम इनके निर्णय से सहमत हैं कि उस वक्त इनका निर्णय किया जाना ठीक था, तो उसको हम समर्थन करते हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूंकि आपको तो अड़ंगा लगाना और कानून की बात करनी है, तो आप लिखें कि साहब भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के अंतर्गत लोकतंत्र कल्याणकारी गणराज्य की स्थापना के लिए भारत गणराज्य के प्रत्येक कानून को संविधान से शक्ति प्राप्त होती है, और लोक नियोजन भारत की संचित निधि है जो आम जनता के कर से इकट्ठा होता है, और इससे पब्लिक सर्वेंट को तनख्वाह मिलती है और बाकी सारे इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। और इसलिए इनकी काम जो है पब्लिक सर्वेंट्स का वो इम्पार्शियल, बिल्कुल भेदभाव और पक्षपात के बिना अक्षर से कानून का पालन करना होता है। और मैं जो इंफॉर्मेशन चाहता हूं वो इनके ड्यूटी डिस्पोजल और पब्लिक मनी के इस्तेमाल को जानने के लिए मुझे चाहिए, और इससे भारत के संविधान की उद्देश्य का संपूर्ण संविधान और आरटीआई एक्ट की भी प्रस्तावना पढ़िएगा। उसमें भी है प्रशासन में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता, कि मैं आरटीआई से मांग रहा हूं, और ये कानून भी उत्तरदायी प्रशासन की स्थापना के उद्देश्य के लिए बनाया गया है। और मेरे इस आवेदन से आरटीआई एक्ट की मूल भावना का समर्थन होता है, जो कि भारत के संविधान से शक्ति प्राप्त करता है, और भारत का संविधान मूलतः उद्देशिका से शक्ति प्राप्त करता है। इस आवेदन में लार्जर पब्लिक लिहाज से आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद ऐसी के पास कोई शक्ति नहीं है कि आपने जहां संविधान, उसकी उद्देशिका, लोक कल्याणकारी तंत्र, गणतंत्र, आरटी एक्ट की मूल स्पिरिट की उल्लेख आपने आवेदन में कर दिया, उसके बाद अगर वो डिनाई कर, आपको कमीशन भी सुनेगा, हाई कोर्ट भी सुनेगी और सुप्रीम कोर्ट भी सुनेगी। जहां तक मैं समझता हूं, इतना जब ज्ञान आपके आवेदन में आ जाता है और इतनी पावर उसमें आ जाती है, तो पीआईओ की इतनी ताकत नहीं होती कि कॉन्स्टिट्यूशन के वो ऊपर जाता है। और अगर उसके बाद भी वो ऊपर जाता है तो फिर जुडिशरी जो है वो उसके अगेंस्ट और आपके फेवर में काम करेगी। जुडिशरी का काम ही आपके हितों की रक्षा करना है, क्योंकि आर्टिकल 32 ये कहता है कि जहां आपके मूल अधिकारों का या कानूनी अधिकारों का कहीं कोई हनन हुआ तो वहां जुडिशरी को आपको न्याय दिलाने के लिए स्टैंड किया गया है। और जब आप लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं और उसके बाद आपको मना किया गया है, तो आपके अकेले का नहीं, पूरी जनता का, सिटीजन ऑफ इंडिया, वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब के हकों का अतिक्रमण हुआ है। इसलिए एक नहीं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों के इनकम टैक्स से जो टैक्स है और इनकम टैक्स से जो पैसा जाता है उसका गलत इस्तेमाल हुआ है। इसलिए वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इस जजमेंट का इतना कानूनन इस्तेमाल
मैंने अपने सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए किया है कि उसके पास मेरे पास लंबी चौड़ी लिस्ट है। और जहां कहीं भी मेरे सामने ये जजमेंट आया है, उसके आने की खैर नौबत आती नहीं है, पर जहां कहीं भी आया है और मुझे इन 15 पॉइंट्स के जैसी कोई सिमिलर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, मैं अपने आवेदन में इसको पहले से ही मेंशन कर देता हूं। वो एक अलग बात है कि मुझे इंफॉर्मेशन मिले, मैं उसका क्या करूं, बट मैं इसको लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में शेयर करता हूं। और दूसरी बात, अपने आवेदन में ये चीज जरूर लिखिए कि जो इंफॉर्मेशन मैं चाह रहा हूं वो मुझे जब आप प्रोवाइड कर देंगे तो मैं इसे पब्लिकली सोशल प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करूंगा और उसे आम जनता आपके ड्यूटी डिस्पोजल को और लॉकविथ के इस्तेमाल को देख सकेगी और आम जनता को पारदर्शिता की जानकारी मिलेगी। और इस लिहाज से भी ये पब्लिक इंटरेस्ट में वेस्टेड है। यानी केवल ये लाइन लिखना कि ये सूचना जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे मिलने के साथ ही मैं इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया पर डालूंगा और इस लिहाज से ये लोकतंत्र में पारदर्शिता को उद्घाटन करेगी, इसलिए मुझे चाहिए। जाहिर बात है। और अगर सुरेश मौर्य जी का बहुत स्पेशल पर्सनल मैं थैंक्स करता हूं, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म से वो इसे कोने कोने तक पहुंचाते हैं, पहुंचाते भी आए हैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। तो मौर्य जी जब अपने अखबार के नाम से जब कोई चीज मांगते हैं कि साहब मैं फला अखबार का संपादक हूं और मैं इसे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में अब ऑनलाइन मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी के तौर पर आम जनता के सामने रखूंगा, इसलिए पारदर्शिता के लिहाज से मुझे आरटी एक्ट की मूल भावना के अंतर्गत ये सूचना देनी चाहिए। तो आपको किसी जजमेंट को कोर्ट करने तक की जरूरत नहीं है। और उसमें नीचे अगर कोर्ट भी करना चाहें कि जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय गिरीश रामचंद्र देश पांडे में भी समर्थन किया है, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो इस जजमेंट पर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और सरल व्याख्या तो मैं यही विराम देता हूं। इस पर साथियों की समस्याएं, अपने अनुभव या किसी तरह की कोई समस्या समाधान जैसा कोई सेशन चाहता है और इस तरह की चीजें हैं, तो जैसा भी ग्रुप मुझे आदेश देगा तो मैं उसको फॉलो करूंगा। क्योंकि मैं भी ग्रुप में आपके मेरी तरह, जयपाल जी की तरह, महावीर जी की तरह या अनंतराम जी की तरह या संपत जी की तरह एक कॉमन मेंबर हूँ और ग्रुप में एक बड़ी खूबसूरत सी डेमोक्रेसी है। शैलेश गांधी सर जुड़े हैं, तो इस लिहाज से सारी जो चीज थी वो मैंने आपसे निवेदन करी। अब इसमें अगर आपको कोई अलग पहलू नजर आता है तो चलिए हम इसको साथ ही आपके डिस्कस कर लेते हैं। वो हम सब के लिए भी बहुत बेनिफिट की चीज होगी। कोई भी साथी, एनीवन। अब हम अगला जो सेशन है उसमें सवाल जवाब में किसी साथी का अगर कोई सवाल हो तो उसका जवाब हमारे लॉयर गोल्ड मेडलिस्ट सरदार तारा सिंह जी देंगे। और हम चाहते हैं कि इसको जो अब तक हमने सुना है और परखा है, आदरणीय शैलेश गांधी सर ने ज्वाइन किया है ग्रुप को। हम अखिल भारतीय एक्टिविस्ट मंच लीगल एम्बिट के माध्यम से श्री शैलेश गांधी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस आज के इस सेशन में हमने जो कुछ भी समझा उस के अकॉर्डिंग आगे हमारे जो सेशन है उस सेशन में सवाल जवाब करें। अगर किसी साथी कोई और कुछ समझने में हिचकिचाहट हो तो बिल्कुल वो रखें। ये सबके लिए खुला है, कोई भी साथी अपना हैंड राइज करें और बात को रखें। हंसराम जी यादव साहब, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सभी महानुभावों को हंसराम यादव का बहुत बहुत नमस्कार। सर मेरा निवेदन ये है कि जैसे ये फैसला अभी आपने गिरीश चंद्र पांडे वाला बताया, ये अंग्रेजी में, इसको हिंदी में किस तरह क्या करें, इसको निकाले टाइप को? हिंदी में अवेलेबल करा देंगे डॉक्टर साहब ग्रुप में, क्योंकि मेरे पास मेंबरशिप है ऑनलाइन की, तो मैं उसको हिंदी में जो यथासंभव ट्रांसलेशन आता है वो अवेलेबल होता है, तो वो आपको मिल जाएगा। खुद ही डाल दूंगा पर्सनली। जी सर, मेरा दूसरा निवेदन ये था कि मैं किसी ऑफिस से पीआईओ से सूचना मांगता हूँ, मान लो वो सूचना की कीमत मान लो 30 रुपए फोटो स्टेट सहित, और मैं 50 रुपए का मेरे पास खुले नहीं होने के कारण 50 रुपए का मैं पोस्टल ऑर्डर लगा रहा हूँ, ये लिख करके कि बाकी की रकम मेरी राजकोष में जमा करा दी जाए।
भाई ये समय पर मिल जाए तो ऐसा वो जमा करा देगा, क्या होगा? मैं कह रहा हूँ जमा करा दे फालतू, जो फालतू बच गई बिल्कुल तो। बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादा फीस आपसे वसूल नहीं की जा सकती, लेकिन जब आपने खुद ही ये कह दिया कि जी मेरी सूचनाएं 30 रुपए की और मैं 50 रुपए का जमा कर रहा हूँ, बाकी आप राजकोष में जमा कर लें, तो जमा हो जाएगी, उसमें क्या मुश्किल है। देखिए, ठीक है सर। ऑनरेबल सीआईसी का भी एक जजमेंट बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था कि किसी जी ने सर। अपने आवेदन में 10 की बजाय 50 रुपए का आईपीओ लगा दिया जी सर। और पीआईओ ने उसको खारिज कर दिया था। तो जी कमीशन की फाइंडिंग ये रही कि साहब ज्यादा उन्होंने पैसा लगा दिया, कम तो नहीं लगाया ना। हाँ तो हाँ। अगर ज्यादा दे दिया उस आधार पर आप खारिज नहीं कर सकते। जी जी सर, अगला प्रश्न मेरा ये था कि ये राजस्व रिकॉर्ड में जैसे मेरा मैटर चल रहा है, आपको मालूम है, भाई गलत नाम जी दर्ज कर दिए गए, उसके फिर वो दावा दुरुस्ती का केस करो। तो मैं जिले की ये सूचनाएं लेना चाहता हूँ, तो हर तहसील के एसडीएम से ले आऊं या पूरे जिलाधीश से मांग लूं, एक से ये सारी जिले की? अगर जिलाधीश से अगर आप मांगेंगे तो 6-3 में अंतरित होकर वो सारे एसडीएम तक अपने आप पहुंच जाएगी। बिल्कुल आप मांग सकते हैं, प्रोविजन है एक्ट में। तो जिलाधीश से मांग लूं? बिल्कुल आप कॉमन मांग सकते हैं, 6-3 में ट्रांसफर हो जाएगी, जिस जिसके पास जो जो हिस्सा है वो आ जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुरेश मौर्य जी, आज कुछ आप बोलेंगे? आपका स्पेशल थैंक यू कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपने बहुत बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ और जन जन तक पहुंचाया है। आपका माइक म्यूट है मौर्य जी, अनम्यूट करें खुद को प्लीज। मौर्य जी आवाज नहीं आ पा रही है, अभी भी आप म्यूट हैं शायद। आवाज हाँ आप सुन पा रहे हैं। सर, एक गलती मेरे से भी ग्रुप में हुआ था। बैनर जो मैंने बनाया था अभी आज का प्रोग्राम का 11 से 1 का लिख दिया था गलती से, लेकिन 9 से 1 का 9 से 11 का था, लेकिन एक गलती से मैंने 11 से 1 लिख दिया था। वो सॉरी, के लिए ग्रुप में मैं माफी मांगता हूँ अभी आज का प्रोग्राम का। जी 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 यार मौर्य ग्रुप जी, में जो रेगुलर साथी हैं उनको पता है कि 9 से 11 हम लोग उसको ज्वाइन करते हैं, तो अधिकांश लोग तो आ गए थे और ऐसी मामूली लिपि की त्रुटि तो मौर्य साहब होती रहती है, कोई खास नहीं बात सर, नहीं है उस चीज की। और बैनर में सर गलती से हो गया था। और सर मेरा अभी आज गिरीश रामचंद्र देश पांडे का जो आपने टॉपिक रखा था उसी के टॉपिक से मैं बात करना चाहता हूँ। गुजरात आयोग जी। ने जो 2 से 3 हुक्म किया है आयोग ने, गिरीश हम्म। रामचंद्र देश पांडे का ही हवाला देके, वो कॉपी भी मैंने कल आपको भेजा हुआ था ग्रुप के अंदर में और पर्सनली भेजा हुआ था सर। उसके ऊपर मैं आपका मैं थोड़ा क्योंकि गुजराती में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर जी, में क्या किया जा सकता है। क्या आयोग ने डिसाइड कर दिया है कैसे? हाँ सर, आयोग ने डिसाइड कर दिया है। कल जो मैंने आपको ग्रुप में और आपको पर्सनली भेजा हुआ है उसमें आयोग के नहीं लेटर भी जीरो लगे से, हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने उसको जब नीचे से आवेदन फाइल हुआ था तो क्या प्रथम अपील या आवेदन के समय इस चीज को स्टेब्लिश किया था कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट कैसे है? नहीं सर, ये आवेदन मेरा नहीं था, दूसरे किसी का था। उस जो मैंने आवेदन दिया हुआ है तो उसका कॉपी हम्म। मुझे सबमिट करके दिए हैं ये, कि हमने भी आगे इस तरह से अपना हुक्म किया हुआ है। इसके लिए आपको भी जानकारी हम नहीं दे सकते हैं। नहीं, आप का जो अभी आवेदन आयोग ने डिसाइड किया है, मैं उसी आवेदन की बात पूछ रहा हूँ कि क्या उसकी शुरुआत में इनिशियल में ही आपने इस चीज को बताया कि सब इससे भ्रष्टाचार उजागर होगा या इस तरह से लार्जर नहीं पब्लिक इंटरेस्ट है? सर, ये तो अभी ये जो अभी मेरे पास में परसों ही आया है, ये जी। परसों मेरे हाथ में भी आया है। अ, आवेदन का जवाब मुझे दिया गया, अभी मैं अपील करने का बाकी है और उनको लेटर लिख के बताना ही बाकी है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है। अभी उनको मैंने बताया नहीं, उनका खाली भी लेटर आया है मेरे पास में। अभी जो जी जी आपने जी। बताया ये चीज मुझे बताना बाकी है उनको। हाँ, तो ये आपको इसको स्टेब्लिश करें आप इस चीज को कि साहब मैं जो इन्फॉर्मेशन मांगी है और मुझे जो डिनाई किया गया है उसमें कानून का जो इन्होंने गिरीश रामचंद्र देश पांडे को हवाला दिया है वो गलत दिया है, इन्होंने गलत इंटरप्रेट किया है इसे। मैं जो बराबर मांग रहा हूँ उससे इसी तरह से पब्लिक इंटरेस्ट का एस्टेब्लिशमेंट होगा। इसलिए ये जो जजमेंट है वो इनके नहीं मेरे फेवर को सपोर्ट करता है। बराबर सर, थैंक सर। मोस्ट वेलकम मौर्य जी। अन्य और कोई साथी? गणेश राजपुरोहित ने हैंड राइज कर रखा है, बताएं, पूछें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद ताराचंद जी भाई साहब का कि हमें महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जी मेरी आवाज आ रही है?
बिल्कुल साफ आ रही है, फरमाएं आप। जी, बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद, महत्वपूर्ण जानकारी दी सर आपने। एक मैं ये कह रहा था, एक छोटा-सा मामला है अपना, हम्म ग्राम सेवक और जो ये इसका अपीलीय अथॉरिटी होता है, लोक सेवक सरपंच, हम्म ये दोनों मिल-जुल कर कोई सूचनाएँ वगैरह नहीं देते, बार-बार कोई रिप्लाई ही नहीं देते, बिल्कुल भी कोई रिप्लाई नहीं आता है और अपीलीय अथॉरिटी तक गए हुए हैं, राज्य सूचना आयोग तक हम। हम्म। जी, जी, तो उसमें क्या कोई उनको नोटिस दें या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लगाएँ? नहीं नहीं, आपको देखकर जी, तो आप उस सारे प्रकरणों को एक साथ क्लब करें और सेक्शन 18 में कंप्लेंट करें आयोग को जी, कि इस तरह से ये लोग, हमने इतनी बार आवेदन मांगे हैं और इतनी बार में इन्होंने हमें एक बार भी नहीं दिया जी। और इस वजह से इन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करें। जी, जी और इसकी शिकायत भी कर सकते हैं क्या संबंधित डिपार्टमेंट या कहीं पे? शिकायत का मतलब आरटीआई के मैटर में तो आप परिवाद में ले जा सकते हैं, जी। है ना। और हाँ सर। शिकायत में तो अगर आप दूसरी बात ले जाना चाहें, जो पंचायती राज नियम में लगा रहे हैं, वो अपने आप में एक अलग कानून है। जी, जी। वो राजस्थान का एक अलग कानून है, उसमें एक्सरसाइज करने के तरीके आपको मालूम है। उसका आरटीआई जी, से कोई लेना देना नहीं है, उसका अपना चैनल है। आप उसमें जी, जी। सरपंच का कोई लेना देना होता ही नहीं। वो होते हुए आपके सेक्रेटरी से सीधा सीईओ, और सीईओ नहीं देता तो सीधा कोर्ट की ओर जाता है। तो उस पे तो जी, जी, क्रिमिनल जी। चार्जेस भी लग सकते हैं और आप सिविल रेमेडी भी ले सकते हैं, दोनों रास्ते हैं। किसी भी जी, जी। मामले में मैं सभी लोगों को एक बार फिर समझा दूं, जी। किसी भी प्रकरण में आप किसी भी आदमी को विधिक नोटिस दे देते हैं तो मामला इमीडिएटली सिविल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आप फौजदारी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं कर सकते। लेकिन जी, अगर आपने पहले फौजदारी कार्रवाई संस्थित कर दी है और जी। उसके चलने के दौरान आप नोटिस देके उसके बाद सिविल कार्रवाई करना चाह रहे हो कि दो अलग अलग तरह की प्रोसीडिंग अगर कहीं रेमेडी आपको अवेल हो सकती है, तो जी। तब वो किया जा सकता है। यानी दोनों में से अगर ऑर्डर आपको देखना चाहिए तो पहले आपको फौजदारी करनी पड़ेगी, फिर सिविल आएगा। नोटिस देने के साथ ही आपके फौजदारी के रेमेडी के हक खत्म हो जाते जी। हैं। वो ये फौजदारी के मामलों में नोटिस देना वनार इस तरह के जो खेल हैं वो फेसबुक वाले गुरुजी करते हैं, और आम आदमी को इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। जी। अगला थैंक यू सर। मैं गांधी सर ने हैंड राइज किया है, तो बिल्कुल गांधी सर को निमंत्रण करूंगा कि वो बिल्कुल अपने सवाल रखें। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर। गेटिंग यू प्रॉपर्ली सर। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। मैं अभी देखा हूँ आपका मैसेज गिरीश देशपांडे पे, क्यों इस पे मैंने काफी काम किया है। मेरे हिसाब से ये कहना कि ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, इसमें सक्सीड होना बहुत मुश्किल है। आप 1000 पीआईओस के निर्णय ले लीजिए, उसमें से शायद आपको 10 भी ऐसे नहीं मिलेंगे जहां पे ये कहा गया हो कि, क्योंकि उसका मतलब क्या होता है कि एग्जम्पशन लागू होता है, मतलब कोई हार्म होने वाला है जिसको अवॉइड करना चाहिए, मगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में इसको आप दीजिए। अगर आप कानून को ढंग से पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से गिरीश देशपांडे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। इट इज पर इंक्यूरियम, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। एक तो उसने पर्सनल इंफॉर्मेशन को एग्जाम कर दिया है। आगे पार्लियामेंट ने वर्ड्स लिखे थे कि इफ इट इज नॉट इन पब्लिक एक्टिविटी और इट इज अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल, एंड ये एस्टैब्लिश करना जरूरी है गिरीश देशपांडे जब भी कोई 81J में क्लेम करता है एग्जम्पशन कि ये पब्लिक इंटरेस्ट है। पब्लिक इंटरेस्ट नहीं, ये चीज पार्लियामेंट को वो सूचना देंगे या नहीं देंगे, ये बहुत जरूरी है। ये प्रोवाइजो सिर्फ 81J को लगाया गया है। पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में इंडिया का कानून सबसे बेहतर है दुनिया भर के कानूनों से, मगर हम उसका एडवांटेज नहीं ले रहे गिरीश देशपांडे की वजह से। गिरीश देशपांडे उसी केस के लिए अप्लाई हो सकता है, प्रेसिडेंट के तौर पे अप्लाई करना गलत है। दूसरा, राजगोपाल का जजमेंट आरटीआई के पहले आया था, उसमें ये क्लियर लिखा था कि जो पब्लिक रिकॉर्ड्स है उसके बारे में प्राइवेसी का क्लेम नहीं किया जा सकता, और खास तौर पे पब्लिक सर्वेंट्स के लिए तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। गिरीश देशपांडे उसके विपरीत है। गिरीश देशपांडे 2 जज का जजमेंट है, आगे राजगोपाल का भी 2 जज का जजमेंट है। तो राजगोपाल के जजमेंट को ट्रीट किए बिना, उसको डील किए बिना गिरीश देशपांडे का जजमेंट
उसके खिलाफ जाता है तो उस हिसाब से पर इंक्यूरियम बनता है। तीसरा, ADR-PUCL केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, इसी वजह से ये सब एफिडेविट देते हैं जो इलेक्शन में खड़े रहते हैं, कि पब्लिक हैज अ राइट टू नो अबाउट एसेट्स ऑफ दोज हु वांट टू बिकम पब्लिक सर्वेंट्स। जो पब्लिक सर्वेंट बनना चाहते हैं उनके एसेट्स के बारे में जनता को जानने का अधिकार है। गिरीश देशपांडे ने ये कह दिया है कि जो पब्लिक सर्वेंट है उनके हो ही नहीं सकता है, ये सब तरह से। और तीसरा चौथा मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 19(2) में लिखा है कि कौन से ग्राउंड्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रखा जा सकता है। आर्टिकल 19(1)(a) पे उसमें दो ही शब्द हैं, प्राइवेसी से लागू होते हैं, डिसेंसी और मोरालिटी। जो डिसेंसी और मोरालिटी को वायलेट करता है, ऐसा इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट को भी नहीं देना है। और ये तय करने के लिए ही प्रोवाइजो सिर्फ 81J को दिया गया है। अगर आप केयरफुली पढ़ेंगे कानून को तो ये प्रोवाइजो सिर्फ 81J के लिए है। और इसी वजह दिया गया है कि अगर जो भी कोई कहता है, जज है, कमिश्नर है, PIO है या फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी है, जो कहता है पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, उसे ये लिखना जरूरी है कि मेरे हिसाब से ये सूचना मैं पार्लियामेंट को भी नहीं दूंगा। उसके बिना 81J का एग्जम्पशन गलत है। गिरीश देशपांडे गलत है, इसको हमें सब जगह इस तरह से देखना चाहिए। और अगर किसी को भी चाहिए तो मैं डिटेल रीजनिंग भेज सकता हूं ईमेल के जरिए। धन्यवाद। और अगर कोई भी प्रश्न है तो जरूर पूछिए, क्योंकि ये बहुत महत्व का है। मेरे हिसाब से गिरीश देशपांडे का जजमेंट गलत तरह से और 3 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में इंक्लूड किया गया है, उसको प्रेसिडेंट माना गया है। ये सब जजमेंट्स गलत हैं। और अगर हमने इसको नहीं किया तो अगले 10 साल में राइट टू इंफॉर्मेशन विल बिकम राइट टू डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये बहुत ही जरूरी है कि गिरीश देशपांडे का विरोध हर जगह किया जाए, हर अपील में किया जाए और लिखा जाए कि अगर आप हमसे सहमत नहीं हैं तो आप बताइए कि हमारा आर्गुमेंट क्या गलत है। और इस जैसे मैंने कहा, मैं डिटेल आर्गुमेंट भेजने को बहुत खुश हूं। कोई भी मुझे ईमेल भेजिए, मेरा ईमेल आईडी है shailesan@gmail.com। तो आप कोई भी ईमेल भेजेंगे मैं आपको तुरंत उसके लंबे आर्गुमेंट भेज दूंगा जो आप अपील्स में दाखिल कर सकते हैं। मगर गिरीश देशपांडे को अगर हमने अपोज नहीं किया तो आरटीआई अगले 10 साल में बहुत ही वीक हो जाएगा। धन्यवाद सर। बाकी सारे ग्रुप की ओर से आपके ब्लेसिंग्स वर्ड के लिए मैं वोट ऑफ थैंक्स आपको कह रहा हूं। और आपके जजमेंट्स को पढ़कर हम में से ऐसा कोई नहीं जो आपके जजमेंट को पढ़े बिना आरटीआई के बारे में कोई ABC भी कोई सीखा होगा। हमने शुरुआत में जहां भी इसको सीखना शुरू किया वहीं आपके जजमेंट्स को देखकर ही आवेदन लिखना सीखा था। और बाकी सारे साथियों को श्री माननीय शैलेश गांधी सर के बारे में इंट्रोडक्शन देने या मोहताज नहीं है, तो सर की ब्लेसिंग्स के बाद इस पर बोलना ही अपने आप में बहुत छोटी बात है। हम सब साथी कोई साथी बोल रहे हैं? सर और सर ने इस बारे में एक जजमेंट के खिलाफ राजगोपालाचारी केस के जो जजमेंट थे उसकी फाइंडिंग्स थी, उसको इस्तेमाल कर और उनके आर्गुमेंट्स पर अपने सारे आर्गुमेंट्स को बेस्ड करके और गिरीश रामचंद्र देशपांडे में मना की हुई डिस्पोज और डिनाइल की हुई इंफॉर्मेशन को भी सर ने सारी जनता को लेकर दिखाया कि नहीं, ये इस तरह से आप अनलॉफुल इसका यूज कर रहे हैं, तो ये आर्गुमेंट्स पर ये स्टैंड नहीं करता। सर वो जजमेंट भी मेरे पास कहीं मौजूद है सिस्टम में, मैं साथियों को शेयर कर दूंगा। दीपेंद्र जी आर्य और महेंद्र कुमार जी ने हैंड रेज कर रखे हैं। जी हाँ, सभी सम्मानित साथियों को जय हिंद सर। सर आवाज आ रही है सर? बिल्कुल प्रॉपर। सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है?
जी आ रही है जी आ रही है जी आ रही है। मैंने सर नगर मैं किया था तो उन्होंने ये जी आपकी पहले कर वो लो, बाद में करता हूँ। अरे जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जी सर, अब आ रही है सर हमारी आवाज? हाँ अभी आई। जी सर, एक जिज्ञासा है। अभी ऑनलाइन आरटीआई राजस्थान सरकार ने चालू कर दी और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दे दी, अपील की सुविधा दे दी, लेकिन अभी क्या है कि सेकंड अपील जैसे करते हैं तो यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती और ना ही सेकंड अपील के नंबर आवंटित किए जा रहे सर। तो ऐसे में थोड़ा सा आप मार्गदर्शन कीजिएगा कि इनको रिटर्न में दोबारा से भेजें या फिर ऐसे ही एक्सेप्ट हो जाएंगे। दीपेंद्र जी जी सर। राव साहब, आपकी आवाज जो है इको कर रही है। एक कंप्यूटर और शायद मोबाइल दोनों पे आप लोग इन हैं एक साथ। दीपेंद्र जी, ये समस्या आपके साथ नहीं, राजस्थान में अमूमन आरटीआई का आवेदन करने वाले हर एक साथी के साथ है जो एसएसओ आईडी के थ्रू उसको आरटीआई आवेदन को पुटअप करता है। जी तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है इसके दो। एक तो राव धनवीर सिंह साहब वाला तरीका जो बाकी सारे साथी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ईग्रा से आप चालान काटिए जिस भी डिपार्टमेंट का आप आरटीआई आवेदन लगाना चाह रहे हैं, और ईग्रा से आवेदन शुल्क का चालान काट कर और अपने आवेदन को टाइप करके और ईमेल से अटैच करके, यानी आपका आरटीआई आवेदन और उसके साथ उसका चालान अटैच करके और कंसर्न अथॉरिटी को आप ईमेल करते, एक तरीका। क्योंकि एसएसओ आईडी के थ्रू आप जब ऑनलाइन फाइल करते हैं तो आपको आरटीआई आवेदन में कोई समस्या नहीं है। फर्स्ट अपील करने में कॉल से नहीं आई उन्हें माने सर। कॉमन म्यूट कर रहा हूँ सबको। अब जो भी साथी बोल रहे हैं वो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। मैंने कॉमन म्यूट कर दिया सबको। तो आरटीआई आवेदन करने में कोई समस्या नहीं है, फर्स्ट अपील करने में कोई तरह की समस्या नहीं है। लेकिन सेकंड अपील जो है उसका मेरे पास राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन का इन रिटर्न जवाब पड़ा है कि उनको सेकंड अपील जो है वो वेबसाइट से उनको प्राप्त नहीं होती है, लिहाजा उसको वो एंटरटेन नहीं करते। तो एक और तीसरा तरीका निकलता है कि आप फर्स्ट जो आवेदन कर रहे हैं वो और फर्स्ट अपील जो कर रहे हैं वो तो एसएसओ आईडी के थ्रू फाइल कर दें, और जब उसका स्टिपुलेटेड टाइम ओवर हो जाता है 45 डेज इन केस, तो उसके बाद आप उसके सारे डॉक्यूमेंट जो आपने आवेदन दिया वो, उसका कियोस्क से जो आपने रिसीट काटी वो, और वो अपने आप में रिसीट आपको आवेदन देने की रिसीट भी है, तो शुल्क का चालान और वो दोनों एक ही है। उसके बाद फर्स्ट अपील जो आपने पुटअप करी वो और फर्स्ट अपील की रिसीट उससे जनरेट हुई वो, इन सारी चीजों को क्लब करके प्रिंट कर लें। उसके ऊपर सेकंड अपील का फॉर्मेट लगा के उसे भर कर या जैसे भी आप टाइप करते हैं उसको फाइल करके हार्ड कॉपी में आयोग को जमा करा दें, 2 कॉपी में। उसको आयोग एंटरटेन भी करता है, उस पर नोटिस जनरेट भी हो रहे हैं, वो सुनवाई पे भी लग रहे हैं। मेरे अपने इस तरह के कोई 100-150 आवेदन जो है वो इसी तरह से मेरे साथ भी परिस्थितियां हुई तो मैंने उसको इस्तेमाल किया। आप ऐसा कर सकते हैं। मैं ताराचंद जी रोकना चाहूंगा कि शैलेश सर रामचंद्र देश पांडे से संबंधित ये अपने क्वेश्चन रखे। ये तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं और इसका समाधान हम कर सकते हैं। आज आपके बीच महान हस्ती श्री शैलेश गांधी जी पधारे हुए हैं, आप उनसे संबंधित ही सवाल जवाब करें। जी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। आप सबको ये लग रहा है कि गिरीश रामचंद्र देशपांडे जजमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलीगल है, हाँ या ना? क्योंकि अगर आपको लगता है ठीक है तो बिल्कुल गलत है सर। और इस जजमेंट को ही हमें हर अपील में अटैक करना चाहिए, न कि ये कहना चाहिए कि लाजे पब्लिक इंटरेस्ट से, क्योंकि वो तो भागने की वाली बात हो जाएगी। और लाजे पब्लिक इंटरेस्ट में मैं आपको दावे के साथ कहता हूं बहुत रेयर जजमेंट्स ऐसे मिलेंगे जो कबूल करते हैं कि एग्जम्पशन लागू होता है और लाजे पब्लिक इंटरेस्ट है। इसलिए लाजे पब्लिक इंटरेस्ट का ढकोसला है, उसके पीछे ना जाएं।
क्योंकि आप कहेंगे हम लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, और पीआईओ तो तय कर ही नहीं सकता है। कमीशन भी बहुत रेयरली तय करते हैं कि एग्जम्पशन लागू होता है और लार्जर पब्लिक, हाँ वो ये कहते हैं कई बार कि एग्जम्पशन नहीं लागू होता है और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट भी है, मगर ये कहना कि एग्जम्पशन लागू होता है और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में देना है, ये बहुत ही कठिन है किसी के लिए भी। सब्जेक्टिव चीज है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव चीज है सर, बहुत सब्जेक्टिव है। हाँ, और हम लोग यदि इसको मेंशन भी करेंगे ना, इवन इफ मेंशन की भी ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो भी पीआईओ बोलेगा कि नहीं ये मेरे हिसाब से नहीं है, बिकॉज ये उसका अपना इंटरप्रिटेशन है। और वो एक स्टेज आएगी, मतलब कुछ पीआईओ हो सकता है कि जो मतलब डर के मारे देते हैं या किसी वजह से देते हैं, पर जो जिनको आर्ग्यूमेंट इसी चीज पे करना है कि मुझे नहीं देना है, तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल होता है उसमें। फिर दूसरा चीज क्या है, ऑर्डर है वो अपीलेबल होता है, तो वो उस चीज से भी रहता है कि भाई हालांकि उससे जब फर्स्ट अपील में अपील जाती है तब भी उससे कमेंट्स मांगते हैं, और सीआईसी या एसआईसी के पास अपील जाती है तब भी उससे कमेंट्स मांगते हैं, तो वो अपनी बात कहता है कि भाई मेरे हिसाब से ये नहीं था, मतलब उसने वो अपना आर्गुमेंट उसमें भी रखता है वो। तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव चीज है, ऑब्जेक्टिविटी इसमें थोड़ी कम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इस पे और विचार करने की जरूरत है। चले सर, मेरा एक निवेदन है इसमें कि ये डबल बेंच, शैलेश सर मेरा एक निवेदन है कि ये डबल बेंच का फैसला है, क्यों ना हम इसको फुल बेंच में या सुप्रीम कोर्ट में इसका कैंसिलेशन के लिए दोबारा पहुंचे। सर अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशरी की हालत है, गिरीश देशपांडे को ओवरटर्न करना मुश्किल है। मेरे हिसाब से हमें पहले पब्लिक इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए। 1-1.5 साल बाद अगर हम इनफ पब्लिक इंटरेस्ट क्रिएट करें तब जाके इसको चैलेंज करने की कोशिश करेंगे तो कुछ जीतने की हालत होगी, नहीं तो हम कत्ल हो जाएंगे। सर मेरा अभी हमारे मित्रों से कोर कमेटी से निवेदन किया था कि जिनके भी लोक सूचना अधिकारी या माननीय सूचना आयोग जो गिरीश रामचंद्र देशपांडे का हवाला देता है, वो सारे आदेश हम इकट्ठे करें और हम पूरे जुडिशरी की जो मनोदशा है आज की तारीख में, उसमें अगर हम गिरीश देशपांडे को चैलेंज करने जाएंगे तो मेरे हिसाब से कत्ल हो जाएगा अपना। मेरे हिसाब से हमें थोड़ा पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना चाहिए, जहां पे लोग बोलना शुरू करें, मीडिया बोलना शुरू करें कि गिरीश रामचंद्र देशपांडे गलत है। उसके बाद कोर्ट को अप्रोच करेंगे तो शायद सक्सेसफुल होने का कोई चांस रहेगा। गिरीश रामचंद्र देशपांडे सरासर गलत है, डिसीजन सरासर गलत है। और मेरी आप सबसे निवेदन ये है कि जब भी गिरीश रामचंद्र देशपांडे का जजमेंट की बात की जाए, मैं जो आर्गुमेंट भेज रहा हूं उसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, और इसमें ये लिखिएगा कि अगर आप हमसे डिसएग्री करते हैं तो कानूनी तौर पर बताइए कि हमारे पॉइंट में क्या गलती है। सर बाकी सर एक चीज और है इसमें, शुरुआत में ताराचंद जी ने बताया था कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए, उन पॉइंट्स को थोड़ा यदि हम एलाबोरेट करेंगे ना तो पीआईओ के लिए इतना आसान नहीं है कि वो उसको टर्न डाउन कर दे। मतलब इतना है, इवन इफ वो कर सकता है, बट स्टिल ये इसके लिए उसको डिटेल रीजनिंग देनी पड़ेगी उसमें कि भाई ये क्यों नहीं है। आप 10 तरह की चीज डालोगे तो भी उसको करना पड़ेगा उसको। नहीं भी है, वही तो शैलेश गांधी सर कह रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। और ये इनसे कीजिए कि पार्लियामेंट को आप नहीं देंगे, ऐसा निवेदन कीजिए। पीआईओ है, कमिश्नर है, किसको भी ये कहिए कि आप ऐसा निवेदन कीजिए कि आपके हिसाब से ये सूचना आप पार्लियामेंट को देने की हानि कहेंगे। वो बहुत मुश्किल होता है किसी को भी कहना। सर एक चीज पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने गिरीश देशपांडे का ऑर्डर दे दिया, ठीक है, तो क्या जरूरी है उसको पीआईओ हर केस में लागू करे? क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है, हमारा कानून ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए दिया गया हो तो वो दूसरे पर भी लागू हो। तो ये बात तो मैं मानता हूँ, गिरीश देशपांडे का कोई रेशियो नहीं है तो गिरीश देशपांडे को मानना कतई जरूरी नहीं है लीगली, मगर बहुत रेयर पीआईओ मिलेगा। अभी ये हो गया है पूरे देश भर में कि हर सूचना किसी न किसी से लगती है एक्सेप्ट बजट्स। तो मर्जी आए तो दिया सूचना, नहीं दिया तो नहीं दिया, पर्सनल बोल के मना कर दिया। मेरा ही एक किस्सा बताता हूँ,
डीओपीटी को मैंने पूछा था कि कितने आईएएस अफसरों के एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल के लिए नहीं आए थे। आंकड़ा सिर्फ, कोई नाम नहीं। 81J के तहत उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि पर्सन से लागू होता है, व्यक्तियों से लागू होता है ये सूचना, इसके लिए नहीं देंगे। तो ये बहुत ही खतरनाक है, इसको हमें डट के अपोज करना जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि इसका डट नहीं सर, एक चीज क्लियर कर दीजिए, क्या ये बाध्यता डालते हैं कि गिरीश पांडे का हमें कानून मानना ही पड़ेगा, पीआईओ या सीपीआईओ या केंद्रीय सूचना आयोग? हम क्यों माने? हमारा संविधान ये कहता है, हमारा कानून कहता है, आईटीआई हमारे लिए निष्पक्ष भाव बनी है, पारदर्शिता के लिए बनी है, तो हम गिरीश पांडे का क्यों माने? वो कहते हैं मानिए, हम कहते हैं नहीं मानेंगे। तो इसके लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गिरीश राज पांडे को खारिज करना ही अल्टीमेटली अपना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मगर उसका रास्ता जो है, डायरेक्ट अगर कोर्ट में जाएंगे तो कत्ल होएंगे। पहले हम पब्लिक ओपिनियन बनाएं इस पे, हर जगह, हर अपील में, हर कमीशन को, हर जज को ये बताएं कि आप गिरीश देशपांडे गलत है। ये तो हम डट के कहना चाहिए हमें कि ये गलत है, गैर संवैधानिक है और कानून के विरुद्ध है। सर, क्या हम इसके लिए पीआईएल में जा सकते हैं? जैसे मैं निवेदन कर रहा हूं, मेरे हिसाब से मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट स्टडी किए हैं, आज की सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो हमारा खारिज कर देंगे। बिल्कुल, जाते इनिशियल लेवल पे खारिज करें, इनिशियल लेवल पे, और डिसमिस कर देंगे। ये मैटर फिर रेस भी नहीं हो पाएगा। सर, अगर बहुत सारे जो ताराचंद पांडे जैसे जो ऑर्डर हमारे पास इकट्ठे होंगे, उसमें अगर हम पब्लिक इंटरेस्ट क्रिएट करके पीआईएल डालें, तब सक्सेस हो सकते हैं? तो वही तो सरकार है, 1.5 साल का समय लगेगा, 1.5 साल। उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। सेले सर जो कह रहे हैं, हम उसी एक लाइन लेंथ की बात कर रहे हैं कि आपको इस तरह की सारी चीजें हर जगह एनकाउंटर करते हुए कि साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल यूज कर रहे हैं, हमारे ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये हमारे राइट्स हैं और आप हमारे राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते, और हम जो आपको आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं हम किस तरह से गलत हैं ये आपको बताना पड़ेगा। और इन रिटर्न मैं कह रहा हूँ कि तो इन रिटर्न दीजिए ताकि वो रिकॉर्ड का एक हिस्सा रहे। राइट सर, मैं वही कह रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ सर, अपने ही ग्रुप में बहुत सारे लोगों के पास ये ताराचंद पांडे देशमुख जैसे जो पांडे जी वाला आदेश होगा, तो अगर हम इकट्ठे करें तो मिनिमम कितनी कॉपीज हम लगा सकते हैं? कहाँ लगाना है? पीआईएल में। नहीं, मैं वापस वही नम्रता से निवेदन कर रहा हूँ, पीआईएल में मत जाइए अभी। कोर्ट, अभी बहुत होमवर्क करने की जरूरत है। कोर्ट्स जो है वो भी आदमियों से पैक्ट है। वो आदमी है आपके मेरे जैसा, सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज, तो उनके भी बायसेस हैं। और अभी जो बायस है, मेरे हिसाब से गिरीश देशपांडे एक दिन नहीं टिकना चाहिए, मगर वो उनकी मंशा है कि आरटीआई पर्सनल इंफॉर्मेशन पे नहीं लागू होना चाहिए, तो उन्होंने कानून को अमेंड कर दिया है असंवैधानिक तौर से, गलत तरह से। और इसको हमें पहले डट के मुकाबला करना चाहिए, उसके बाद हम पीआईएल में जा सकते हैं। जबकि कोर्ट को लगे कि भाई लोगों में ये बहुत बातें चर्चा हो रही है कि ये गिरीश देशपांडे गलत है, इसका हमें बराबर से देखना पड़ेगा, तब शायद हम कुछ सक्सेस हो सके। तो सर, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने के लिए बैठी है क्या? उसका इम्प्लीमेंट कराने के लिए बैठी है ना? इंटरप्रिटेशन करने के लिए तो है ना सर। इंटरप्रेट नहीं किया है, कानून को अमेंड किया है। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबल सर, जो उसको कोई अधिकार नहीं है अमेंड करने का। सर, 81J का परंतु पे कोई जवाब क्यों नहीं देते हैं ये लोग, पीआईओ लोग? क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ परंतु को खास तौर पे हमें ठोक बजा के कहना चाहिए कि आप ये परंतु का आप कहिए कि आप ये सूचना पार्लियामेंट को नहीं देंगे, और उसके बिना आपका एग्जम्पशन क्लेम करना गलत है, गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। जहां भी 81J लगे इसका परंतु जरूर लगाइए, हम तो सबसे यही कहते हैं आवेदन में। एब्सोल्युटली। चले सर, आपके एक पुराने वेबिनार में इस बारे में आपने पहले कभी गाइड किया था, और मैंने जहां कहीं भी सेक्शन 81J किसी ने लगाया है उसकी अपील में हमेशा इस चीज को एनकाउंटर किया है कि आपने ये नहीं बताया कि आप संसद को कैसे नहीं देंगे, इसलिए आपका जो जवाब है वो अनलॉफुल है।
और अधिकांश मामलों में तो मेरे इस हाँ जी। आर्गुमेंट को स्वीकार किया गया है। ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तब तो कुछ बन रहा है। हम सब इस पे देखें और इंसिस्ट करें कि आप इसको लिख के दीजिए कि आप पार्लियामेंट को नहीं देंगे। इवन सर 4th of August of this year CIC राजस्थान में राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन ने डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन के खिलाफ मेरी अपील में उन्होंने यही लिया था कि साहब जो आप मांग रहे हैं हमारे एक एम्प्लॉय के खिलाफ हमने क्या एक्शन लिया, वो सारा एक गिरीश रामचंद्र देश पांडे के हवाले से आप नहीं मान सकते। मेरे यही आर्गुमेंट थे जो मैंने आपके वेबिनार से सीखा, और उसके बाद उन्होंने ये ऑर्डर किया कि नहीं साहब, गिरीश रामचंद्र देश पांडे इस पे लागू नहीं होता, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आप नहीं दे सकते, इसलिए इन्फॉर्मेशन इनको दी जाए। वो अलग बात है कि डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन उसको आज तक मान नहीं रहा है, और हमने इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को लिखा है कि आप अपने ऑर्डर को कंप्लेंस करवाएं, और उसको परिवाद में चले गए हैं। देन मान अभी तक दिया नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन ऑनरेबल RIC ने इसको ऑर्डर जरूर कर दिया है, बिल्कुल सेम लेंथ पे। ऐसे कुछ हंड्रेड्स ऑफ केसेस जब हो देश भर में, तब आई थिंक हमारा बेटर चांस है PIL में जाने का। सर ये बताइए। धन्यवाद सर, आज की डेट में 3 महीने तो लग जाते हैं आवेदन और प्रथम अपील में, उसके बाद द्वितीय अपील में जाइए 2-2 साल बाद निर्णय आ रहे हैं, तो आदमी इतनी जल्दी निर्णय सब इकट्ठा कहाँ से कर लेगा? सबसे बड़ी महत्वपूर्ण तो ये है, तो हम लोग कैसे 45 दिन में सुनवाई के लिए आयोग को लिखे, इसके लिए भी आपकी मांग है। इसके बारे में मैंने एक PI लगाई है बॉम्बे हाईकोर्ट में। कर्नाटक हाईकोर्ट का एक निर्णय है और कलकत्ता हाईकोर्ट के 2 निर्णय हैं कि कमीशन को 45 दिन के अंदर निर्णय देना चाहिए। उनको हकीकत में हाईकोर्ट का डिसीजन जब सेंट्रल लॉ है तो पूरे देश को लागू होता है, तो कलकत्ता हाईकोर्ट का डिसीजन महाराष्ट्र में भी लागू होता है, राजस्थान में भी लागू होता है, हर स्टेट में लागू होता है। तो हमने ये 3 डिसीजंस जोड़ के हाईकोर्ट से ये मांग की है कि वो ऐसा निर्णय दे कि 45 डेज के अंदर डिसीजन देना चाहिए। अब वो आगे बढ़ नहीं रहा है। मेरी ये विनती है कि अगर अलग अलग प्रांतों में हम ऐसा PIL लगाएं, ये 45 डेज में होना चाहिए। हमारे PIL का कॉपी में भेजने को तैयार हूं, और जो हाईकोर्ट डिसीजंस बोल रहा हूं वो भी भेज देंगे। तो अगर अलग 10-12 प्रांतों में किया और 2-4 प्रांत में हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल गया तो शायद बहुत फायदा हो सकता है। सर अभी मैंने मेल किया है आपको, तो संभव हो तो मेल कर दीजिएगा। जरूर मेल कर दूंगा दोस्त। जायसवाल अशोक 11 से आज शाम के पहले मैं आपको जरूर मेल कर दूंगा। आपका नाम बताइए। अशोक कुमार जायसवाल। अच्छा जी, थैंक यू सर। सर राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन की हालात इस वक्त ये हैं कि कई नोटिस के बाद तो PIO आते हैं, 1-2 साल बाद आते हैं, और आने के बाद वो ये कहते हैं साहब अगली तारीख पे हम जवाब फाइल कर देंगे। अभी हाल ही में हमारे साथ कुछ अपील्स में इस तरह की चीजें हुई जहां 3 से 4 तारीख के बाद वो हाजिर हुए और बड़ा जवाब बड़ा वेग सा लेकर आते हैं। भारत में द लिमिटेशन एक्ट इन फोर्स है अभी भी, उसमें सेक्शन 5 है जो ये प्रोविजन करती है कि अगर आपका कोई भी जवाब या आवेदन तय सीमा से बाहर आया है किसी भी प्रोसीडिंग में, तो आपको रीजनेबल ग्राउंड उसका देना पड़ेगा कि साहब आपने ये जवाब दाखिल करने में देरी कैसे की, और उसके बिना आपका जो भी जवाब होता है वो ना तो रिकॉर्ड पे पढ़ा जा सकता है, ना रिकॉर्ड का कोई हिस्सा हो सकता है। मेरी एक अपील में 384 डेज के बाद PIO ने जवाब फाइल किया, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर महोदया जो थी वो उसको डिस्पोज करने ही वाली थी, क्योंकि PIO आ गए थे और हम हाजिर हुए। हाजिर होकर हमने इसको अपोज किया कि साहब पहले इससे पहले कि आप इसे रिकॉर्ड पर लें और हमारी अपील डिस्पोज करें, हमारा जो कंटेस्ट है वो आप स्वीकार करें कि 384 डेज बाद इन्होंने डिले ये जवाब फाइल किया है। और आपके नोटिस में, फर्स्ट नोटिस में ये लिखा था कि 21 डेज में आपको अपील का रिस्पॉन्ड करना है, और ये आए हैं 384 डेज प्लस 21 डेज। तो आपका जो जवाब है वो आपके स्टिपुलेटेड टाइम जो आपने दिया था क्लोजिंग टाइम, उससे 384 डेज डिले आया है, और लिहाजा बिना डिले कंडोन किए और बिना किसी ग्राउंड के, बिना किसी प्रीडिंग के आप इनके जवाब को रिकॉर्ड पर नहीं ले सकते। और अगर आपने लिया तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से लेकर जुडिशियल प्रोसीडिंग जितनी भी है उन सब पर लिमिटेशन एक्ट लागू होता है। तो हर उस केस में
जहां जवाब आपका लिमिटेड टाइम के बाहर आया है वहां सेक्शन 5 डिले कंडोन नहीं होती है, तो आप जवाब रिकॉर्ड पे नहीं ले सकते। आयोग को ये चीज स्वीकार करनी पड़ी और उसके बाद 20(1) का नोटिस जारी किया गया। तो कानून में एक रास्ता और भी निकलता है कि जहां पीआईओ बिल्कुल आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता और कमीशन के नोटिस के बाद भी किसी तरह का कोई जवाब नहीं देता या उस 21 दिन के बाद जवाब फाइल करता है, तो हर एक एक्टिविस्ट के लिए सेक्शन 5 आपके हक में खड़ी है, जो उस जवाब को रिकॉर्ड पर ना तो लेने देगी और ना जीरो। और उसी के साथ ये एस्टेब्लिश हो जाएगा कि जो जवाब है वो आपका निर्धारित समय सीमा से बाहर आया है, और जब तक आप उस चीज का रीजनेबल ग्राउंड नहीं देंगे तब तक नहीं आता। फिर हमने आयोग को ये कहा कि साहब, आप जब कमीशन में बैठे हैं और जब सुनवाई कर रहे हैं तो आप एक पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं और आपका नोटिस जो है उसकी कोई लीगल वैल्यू है। और आपने जब 21 डेज का इनको टाइम दिया और ये आ रहे हैं 384 डेज बाद, तो ये ना केवल इंफॉर्मेशन को डिले कर रहे हैं, बाकी पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर को भी डिसोबे कर रहे हैं। इसलिए सेक्शन 174, 75, 176 और 188 आईपीसी का ऑफेंस कारित कर रहे हैं। आपको इनके खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इंफॉर्मेशन जो देनी है वो एक अलग इशू है, पहले आप हमारे आवेदन स्वीकार करें। और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने हमारे एक नहीं, इस तरह के 9 आवेदन अभी हाल ही में स्वीकार किए हैं, और हालांकि अभी तारीखें पड़ी हैं, बट लीगल ग्राउंड उसमें है कि जब डिलेड जवाब लेकर आप आए तो पीआईओ को इस तरह के डिलेड जवाब के लिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि कमीशन तक इस तरह की कोई अपील पहुंच गई, जहां वो चाहे गिरीश रामचंद्र देश पांडे को लेके आता हो या किसी भी चीज को लेके आता कि साहब इसमें मैंने नहीं दी थी, डिमका पुचका और जो भी कुछ भी है, तो वो सेक्शन 5 के ग्राउंड के आगे बिल्कुल बोनी साबित हो जाएगी। इसलिए उनका कोई भी कागज जो आयोग के फर्स्ट नोटिस के टाइम के बाहर आया है वो जीरो हैसियत रखता है, और जीरो हैसियत रखने के लिहाज से उसको कोई भी कमीशन एंटरटेन नहीं कर सकता। और ये बड़ा अच्छा सा रीजन है, और जल्दी उसका जो जजमेंट होगा बाय Feb ऑफ 2022 में, तो मैं शेयर करता रहूंगा विद ऑल योर ब्लेसिंग्स। उसको बहुत अच्छे से हम लड़ भी रहे हैं और लड़ते भी रहेंगे। कांग्रेचुलेशंस, धन्यवाद आप। थैंक यू। एक ही चीज और बताऊं, मेरे हिसाब से अगर पीआईओ ना आया हो तो तारीख देना गलत है, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देना है। अपॉर्चुनिटी दिया, उसने कुछ नहीं कहा, तो मेरे हिसाब से निर्णय दिया जा सकता है। हमें इसको फाइट करना चाहिए कि बार बार, हाँ कभी किसी रेयर केस में ठीक है, जनरल में बार बार बुलाना गलत है। सर, आपके अनुभव रहे हैं, एक बहुत छोटी सी कानूनी जानकारी मैं आपके सभी साथियों को आपकी ब्लेसिंग से शेयर कर दूं कि लॉ में एस्टोपल का प्रिंसिपल है। जब किसी पीआईओ ने कोई जवाब नहीं दिया तो ये माना जाएगा कि 7(2) में उसने आपके आरटीआई आवेदन को खारिज कर दिया। और खारिज करने के अलावा जब वो किसी तरह का कोई ग्राउंड और लेकर आता है तो लॉ ये कहता है कि एस्टोपल का प्रिंसिपल उस पे लागू होता है। खारिज करने के अलावा वो किसी तरह का और ग्राउंड किसी भी प्रोसीडिंग में अपील में लेके आता है तो कानून सिर्फ ये अवधारणा करेगा कि वो अब झूठ बोल रहा है। यानी एक बार आपने जो ग्राउंड ले लिया, उस ग्राउंड के अलावा किसी तरह का कोई ग्राउंड आपने लिया तो दूसरे वाला ग्राउंड आपका नल एंड वॉइड होता है। तो लिहाजा पीआईओ लेटर ऑन स्टेज पर किसी दूसरे तरीके के ग्राउंड को हासिल नहीं कर सकता। और ये कंटेंशन अभी हाल ही में हमने एडिशनल एसपी जयपुर जो है उसके खिलाफ हमने ऑर्डर करवाने में उसको निवेदन किया सीआईसी राजस्थान को, और उन्होंने इसको माना भी और जजमेंट दिया भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे और एक वेबिनार में जुड़ना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे बीच में एक बहुत ही शख्सियत मौजूद हैं, शैलेश गांधी सर के अलावा। हम हमेशा ही एक्टिविस्टों की साइड सुनते रहते हैं। मेरे अपने ब्रदर, मेरे मित्र और बाल सखा, जिनके साथ मेरे बचपन से लेकर मेरी अभी इस वक्त तक की एज जो गुजरी है, प्रेमराज जोगपाल, जो भी शैलेश गांधी सर से इनवर्ड्स थे, हमारे साथ मौजूद हैं। आप सरकारी सेवाओं में बहुत लंबा अनुभव रखते हैं और बहुत जिम्मेदारी के पदों पर रहे हैं। वो केंद्रीय विद्यालय में बतौर फैकल्टी, बतौर साइंस टीचर से लेकर सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स में इंस्पेक्टर से लेकर सुपरिटेंडेंट हैं हाल ही में। बीच में बीएसएफ को इन्होंने सेवाएं दी हैं बतौर असिस्टेंट कमांडेंट। हम दोनों एक ही बैच के ऑफिसर थे, फोर्सेज अलग अलग थी। कानून के बारे में और आईटी एक्ट को लेकर उनकी समझ भी बड़ी साफ सुथरी और बहुत क्लियर है। और सेंट्रल कस्टम्स एंड एक्साइज एंड सर्विस डिपार्टमेंट में प्रेमराज जोगपाल इस लिहाज से एक बड़ा अलहदा मुकाम और बहुत अलग सा
अपना रुतबा और अपना नाम रखते हैं, क्योंकि इनको पीपुल फ्रेंडली और ड्यूटी बाउंड ऑफिसर के तौर पे जाना जाता है। जो चीज भी लॉ में किसी भी आवेदक को देने लायक होती है, इनका आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि 30 दिन के बजाय जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी दे देते हैं। एक एडीएम साहब का ऑर्डर कोटपुतली का और प्रेमराज के अपने डिस्पोजल रेट्स जो हैं वो मैं आपको इस तरह से निवेदन कर दूं कि इस तरह के बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो प्रेमराज जी ने 24 आवर्स में भी डिस्पोजल की हैं, और ऐसा कोई आवेदन आज तक इनके सामने से नहीं गुजरा जिसको 20 दिन कभी लगे हो। तो जिसको कहा जा सकता है कि पब्लिक फ्रेंडली जिसको कह सकते हैं या लॉ फ्रेंडली जिसको कहा जा सके, वैसे बहुत सरल से स्वभाव के धनी हैं। आप अभी जोधपुर रेंज में हैं बतौर सुपरिटेंडेंट सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में। तो अगर आप इनके अनुभव भी जानना चाहें तो पर्टिकुलर सेक्शन 8 पर इनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो भी बाकी सारे लोगों से थोड़ी अलग और बहुत लॉफुल होती हैं। साथ ही मैं आपको ये और बता दूं कि ये लोग ग्रेजुएट भी हैं, एमएससी इन केमिस्ट्री हैं, तो बड़ा लंबा चौड़ा इनका बैकग्राउंड भी है, तो लॉ की भी बहुत अच्छी समझ रखते हैं। तो हम अगर किसी क्वेश्चन को आप सुनना चाहें तो पीआईओ की नजर से उसको कैसे देखा जा सकता है ये भी आप उनसे समझ सकते हैं। कोई साथी अगर इनसे भी क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर आज ये भी मौजूद हैं। मैंने कॉमन म्यूट किया सबको, जिस किसी का भी क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन पुट अप करें। जयपाल सिंह, जिला राजगढ़ एमपी से। सर जैसे अभी शैलेश जी भी बता रहे थे तो 8(1) का मैं हर आवेदन में हवाला देता हूं जो विधानसभा और संसद को दी जा सकती है, वो हमें क्यों नहीं। लेकिन जब ये हवाला देते हैं तो जो पीआईओ है जो हम आवेदन लगाते हैं, फिर वो जो मैंने अगले सेशन में भी बात हुई थी तो वहां से जवाब आता सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से 30 दिन निकल जाने के बाद में भी कि आप जो है 49,920 रुपए राशि जमा करिए और आप जो ये अनुमानित राशि है ऐसा भी कहते हैं वो अपने लेटर हेड में कि आप जो अनुमानित राशि जमा करिए और आप ये जानकारी लीजिए। तो उसकी जो जैसे मैंने अपील की है अपने जो पालिका भवन होता है नगर निगम का, उसमें अपील, और वहां से भी अभी तक कोई जवाब नहीं आता, वहां से भी अभी तक कोई जवाब नहीं आता। तो उसके विषय में जैसे क्या मान लो कहीं लगता है तो जो वरिष्ठ कार्यालय उनको या फिर उनको दी जानी चाहिए, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, मेरा ऐसा भी ये कहना था श्रीमान। जयपाल जी, 5 सितंबर वाली पीपीटी में मैंने इस तरह की समस्या को पहले भी डिस्कस किया, अपन आज फिर चर्चा कर रहे हैं। जी। हम हमेशा से कहते आए हैं कि जब इस तरह का कोई हास्यास्पद जवाब आपको मिलता है तो सबसे पहले तो आपको उसकी अपील फाइल करनी चाहिए। पीआईओ के पास ये राइट है कि वो सेक्शन 7(2) में 30 दिन में अगर किसी चीज का कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता तो ये माना जाएगा कि उसने खारिज कर दिया। लेकिन फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास इस तरह की कोई पावर नहीं है कि वो मौन रह जाए, चुप रह जाए। तो जहां आपने प्रथम अपील संस्थित कर दी उसके 45 डेज क्लोज हो गए और आपको किसी तरह का कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो वहां आपके पास 2 तरह की रेमेडी हासिल हो जाती है। नंबर 1, आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं, और नंबर 2, आप क्रिमिनल केस की ओर भी ले जा सकते हैं। जी। क्योंकि उसके पास चुप रहने की पावर नहीं है, और अगर वो चुप रहता है तो आईपीसी की सेक्शन 166, 166A, 188, 217 और 420 और साथ में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भागी होगा। जी। क्योंकि आपको सदोष हानिकारित हो रही है, वो अपनी ड्यूटी को निभा नहीं रहा है और अपने मातहत कर्मचारी को उसके द्वारा किए गए अनलॉफुल काम के लिए बचा रहा है, तो लिहाजा उस पर क्रिमिनल केस भी लॉन्च हो सकता है। राव धनवीर सिंह साहब जो है वो इस मामले में एक्सपर्ट हैं, उनके बहुत सारे केसेस चल भी रहे हैं और हमारे भी प्रोसीडिंग में हैं। जी। भाई एक बहुत सिंपल सी बात समझो, और जहां कहीं डिस्पोज हो गया, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने कह दिया कि इंफॉर्मेशन इनको दे दी जाए, तो वो इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए। और जिन जिन साथियों ने उस मामले में फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के बाद आयोग में सेकंड अपील फाइल की है तो उन्होंने खुद गलती की है, क्योंकि अपील के प्रोविजन में साफ लिखा है। क्या 45 डेज हो गए क्या? नहीं, अभी नहीं हुआ उसके। बस तो 45 डेज तक वेट कर लें आप। वेट तो कानून में होता ही नहीं ना। अनुमानित राशि क्या होती है? अनुमानित कुछ नहीं होती। जी। इनके देने पड़ेंगे उनको, इतने पेजेस हैं इसलिए इस हिसाब से हमारे इतने पैसे लग रहे हैं, इसलिए आप जमा कराओ।
जी महेंद्र कुमार जी आपने हैंड राइज किया हुआ है। महेंद्र कुमार जी। जी जी सर, सभी को नमस्कार। से पहले नमस्कार सर, बीच में थोड़ा सा शैलेश जी आगे थे तो मैं फिर चुप ही रह गया। अब मैं ये कह रहा था सर कि सर मैंने एक नगर निगम में आरटीआई लगाई और उसके जब मुझे जवाब नहीं मिला क्योंकि गिरीश देशपांडे इसी का हवाला देके उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद में जिस टाइम हेडक्वार्टर पे मेरी फर्स्ट अपील हुई, फर्स्ट अपील अथॉरिटी को मैंने सारा का सारा जैसा कि ताराचंद जी ने दिया, एक दो पॉइंट मैंने वही दिए हैं। देने के बाद में उनके ऊपर फर्क इतना तो जरूर हुआ है कि हम अपनी जो लॉ फर्म है जो भी हमें कानूनी सहायता देते हैं उनसे सबसे पहले हम कंसल्ट करेंगे और उसके बाद आपको देनी है ना देनी है वो हम बताएंगे। और सर उस चीज को भी जी सर, क्या आपको लिख के दे दिया है क्या ये? नहीं, मुझे लिख के नहीं दिया, फर्स्ट अपील में बात की गई है सारी। और उस चीज को आज लिख के दिया आपको कि हम फर्स्ट अपील का ऑर्डर तो अपील का ऑर्डर तो आज तक नहीं मिला। कम से कम ये हो गया कम से कम ना तो 50 दिन के करीब। भाई लॉ फर्म से कंसल्ट करने जैसी तो कोई चीज है ही नहीं ना, आपको ऑन रिकॉर्ड तो ये बोल ही नहीं सकते हो बात। सर वो जो उनके केस हैंडल करते हैं, नगर निगम के जो केस हैंडल कर रहे हैं, जो भी उन्होंने एडवोकेट अपने अपॉइंट किए हुए हैं, उनसे कंफर्म करके, लेकिन आज तक मुझे नहीं मिले हैं। अब बताओ ऐसे हम क्या करें, कहां तक जाए? आप जो कह रहे हैं कि हम उससे कंसल्ट करके आपको जवाब देंगे, कि आपको ये ऑन रिकॉर्ड का है या ऑफ रिकॉर्ड बात है? ऑफ रिकॉर्ड सर, ये तो ऑफ रिकॉर्ड बातें हुई। फर्स्ट अपील तो वैसे भी रिकॉर्ड होती नहीं है। अब ऑर्डर मिले तो ऑर्डर में भी पता लगे, हाँ ऑर्डर में ये चीज मेंशन की है कि नहीं की, आज तक ऑर्डर में नहीं मिला है। समय गुजर गया क्या 45 डेज? सर 50 दिन के करीब हो चुके हैं। 50 दिन गुजर गए तो आप सेकंड अपील में जाएं, उधर फौजदारी कार्रवाई कर दे, दोनों चीजें एक साथ करो। पीआईओ तो चलो सोने के लिए भी है, लेकिन फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी तो सोने के लिए नहीं है ना, वो मौन नहीं रह सकते। मौन रहने का तो एक्ट में प्रोविजन ही नहीं। नहीं, दूसरी एक दिक्कत और हो रही है सर, जैसा कि बता रहे कि हाँ पीआईओ कुछ एक अपने आप को बचाने के लिए और अपने बंदे को किसी को बचाने के लिए ये 81J का हवाला दे देते हैं, गिरीश देशपांडे का दे देते हैं। लेकिन अब तो हरियाणा सरकार ने हद कर दी, सभी डिपार्टमेंट को गिरीश देशपांडे का एक नोट बना के और वो आगे कर दिया सब डिपार्टमेंट को। उसका 1.5 साल का समय लगेगा, उसके साल या 2 साल समझ लिए हैं। 2 साल में बहुत सारा काम करना है। हम इस तरह के जजमेंट्स वगैरह इकट्ठा कर ही रहे हैं। इसको गिरीश रामचंद्र देशपांडे को चैलेंज तो करना ही है, आज नहीं तो कल करना है। शैलेश गांधी सर जो कह रहे थे हम उसी पे काम कर रहे हैं, और आज की वेबिनार जो है वो उसी लाइन लेंथ पे काम कर रही है कि आपको पब्लिक इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बढ़ती जाएगी कि साहब पब्लिक इंटरेस्ट हम स्टेब्लिश कर रहे हैं, अगले मान नहीं रहे हैं, और सबसे ज्यादा आड़े जो आ रहा है गिरीश रामचंद्र देशपांडे आ रहा है, तो उसकी दोबारा व्याख्या करने की जरूरत है। बिल्कुल चैलेंज करेंगे जी, आज नहीं तो कल करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलना ही पड़ेगा। अच्छा एक सर, आपने एक वो 124A में जो देशद्रोह में जो मुकदमा दर्ज हुआ 2-3 दिन पहले, आपने कोई कोर्ट का ऑर्डर बताया था, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। कोर्ट की मुझे कॉपी मिल जाए, आदेश में हम वही मौजूद थे। ओके, आदेश की कॉपी जो मिलती है उसके लिए सर्टिफाइड के लिए आवेदन कर रखा है, मिलते ही हम उसको शेयर कर देंगे। और एक राजस्थान में भी एक वो बाड़मेर में पुलिस अधीक्षक के खिलाफ था, वो उसकी भी FIR सर? नहीं, वो एक्चुअली रिवीजन में है मामला। उसका आदेश जो है भगवान सिंह जी लाबराऊ है, उन्होंने करवाया। उसका आदेश हमारे पास अवेलेबल है, और नरेंद्र जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास भी मौजूद होगा। नरेंद्र जी इसको ग्रुप में पुटअप कर दे प्लीज। नहीं सर, FIR हो तो उसमें क्या होगा कि हम जो भी कंप्लेंट करते हैं हम उसके बेस पे करेंगे। देखो जी, यहाँ पे भी हो चुका है, यहाँ पे भी हो चुका है। राव धनवीर सिंह साहब ने FIR नंबर 397 थाना कोटपुतली बिल्कुल बिल्कुल सर वो है करा रखी है। उसमें कैमरा स्कैनर वाला यूज वाली जो है राष्ट्रद्रोह वाली, वो FIR आपके पास पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची होगी। बिल्कुल है। बाकी हम भी तो ये चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा उनको FIR कोड करके कहें, ताकि उनपे भी मानसिक दबाव बने। कॉपी क्लियर नहीं है। महेंद्र बाबू जब मैंने करवाई थी तो कोई भी हवाला नहीं था मेरे पास। यहाँ पे वही हरियाणा वाली बहुत लागू है कि जब फिल्म सिलकेगी ना तो एक अंगारी पे सिलक जाएगी, वरना ऊपर तक भर दो, वो सिलकनी नहीं है। उन्होंने एक FIR से कर देंगे, नहीं करना है तो वो बहाना करते हैं। और अगर किसी ने FIR दर्ज करवानी हो, किसी भी साथी ने FIR दर्ज करवानी हो,
तो वो अपनी ड्राफ्टिंग श्री ताराचंद अधिवक्ता से करवाए। उनकी हिम्मत नहीं हो। कोई नहीं, हमारे सबसे बुढ़ा हूँ, मुझे चला भी नहीं जाता, खांसी बुखार जुकाम, अनपढ़ सा आदमी और केवल ताराचंद अधिवक्ता की ड्राफ्टिंग का कमाल था जो मेरी एफआईआर दर्ज हुई है। जी 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल। बीच में राव साहब बीच में रोकना चाहूंगा। एक बार ताराचंद जी म्यूट कर दीजिए, ताराचंद जी म्यूट कर दीजिए। म्यूट कोई भी कर सकता है, मैं भी कर देता हूँ, चलो कोई इशू नहीं। मुझे नहीं आता करना, कहाँ होता है निशान है, कर देता हूँ। जो भी सदस्य बोल रहे हैं वो अपना माइक ऑन करें। पीछे से बच्चों की, भैंस की, कुत्ते बिल्ली की आवाज आती रहती है। यार आप अनुशासन के सिपाही हैं। अगर हम घटनाओं में अनुशासन नहीं है तो देश में कैसे अनुशासन होगा? आप नहीं सर, सर, कभी कभी मुझे एक सेकंड आप ऑटोमेटिक हो रहा है। एक हमारे वकील साहब हैं बलवीर जी अधिवक्ता, वो मैं जब से वेबिनार चला खाने में लगे हुए, पता नहीं सुनते। सर न भैंस है, न कुत्ता है, न बिल्ली है घर में। अच्छा, नहीं भिजवाऊं क्या? सर वो तो लंच का टाइम हो रहा है। कूद रहे। जी जाट साहब ने इनको, टाइम खत्म हो रहा है इनका, जाट साहब का। काई का भैंस बिल्ली जाट तो हाथ को नहीं, जाट को नहीं मतलब नहीं, यहाँ कोई जरूरी थोड़ी है सिटी का जाट खोद रहा है बस। या कोई बात थोड़ी है, सिटी होता है कोई जाट तो जाट ही हो है। खैर वो तो सही है। आप सभी साथियों को बीच में रोकने से बात करना चाहूंगा। जी सर, अनुरोध है, आप पारिक साहब, मेरा आप सभी से अनुरोध है, जब मेरा सभी से निवेदन है कि जो भी टॉपिक चल रहा है, जिस टॉपिक को आप आते हैं उस टॉपिक पे बहसबाजी की जाए। दूसरा कोई बिंदु आ जाता है तो उस टॉपिक से भटक जाते हैं हम लोग, और वो हमारे जो भी व्याख्या आता है वो भी भटकते हैं। 24 घंटे हम आपके लिए रहते हैं, कभी भी हमसे निजी बात कर सकते हैं, वो अब देते रहते हैं। ज्यादा चाहिए तो हमारी लीगल एम्बिट पे सारी सुविधाएं मौजूद है, वहां पे पहुंचे आप। अब मेरे ख्याल से पारिक साहब 11:06 हो चुके हैं। सर मैं एक कुछ कहना चाह रहा था, अगर आप साथियों की अनुमति हो तो। मैं चाह रहा था कि जनरली हम लोग किसी विशेष मुद्दे पे बात करते हैं, तो मेरा एक निवेदन है कि हम लोग कतई मजाकिया माहौल न करें। उसका कारण है कि हम लोग जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो दुनिया देख रही है, और हमारी दुनिया जब हमारी इस तरह की एक्टिविटी, भैंस गाय बिल्ली कुत्ता वाली जब बातें आएगी ना, ये कतई पसंद नहीं करेगी। हम चाहते हैं कि हम लोगों के सामने एक नया प्रेजेंटेशन करें, और उससे हमें लोग हमारे साथ में रह करके कुछ सीखने की कोशिश करें। जब ये अपन मजाक के माहौल करने के लिए दिवाली का एक मैसेज चला था, कोई आया क्या? 17 लोग हम लोग थे, तो दिवाली के उस दिन आ जाते मजाक का माहौल था। आज हम इतना महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट पे बात